था। जिसके बाद वो लोगों से पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि ये हवानी क्लैन का थर्ड यंग मास्टर है। और थियो अपने मन में कहता है कि यही तो वजह है जिसकी वजह से मैं स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी के अंदर आया था, जो कि मेरे दुश्मनों से भरी हुई है। इसलिए वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तो अच्छा ये वो 6 स्नो क्लैन से है जो कि रगनार को सपोर्ट करती है, हाँ नामी क्लैन। साथ ही वो सोचता है कि ये लोग ऐसे ही बैठकर ये सब नहीं देखने वाले। जब एक इनविजिबल अचानक ही उठेगा और अचानक इस तरीके से एक्टिंग करने लगेगा जैसे कि वो सबसे ऊपर है, और वो उन लोगों से कहता है अगर ऐसा है तो क्या हुआ। ये सुनने के बाद वो गार्ड्स काफी ज्यादा हैरान थे और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी। और फिर से थियो अपने आप से ही कहता है, अब मैं बिल्कुल भी उन शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ और न ही किसी तरीके की बेइज्जती को सहूंगा। इसलिए वो चिल्लाते हुए उन गार्ड से कहता है, तो क्या रगनार के कुत्ते जो कि बैनारी क्लैन से हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मेरी मौत की डिमांड करे। और ये कहते हुए वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब ये सुनने के बाद जितने भी गार्ड्स उसके गले पर तलवार रखकर खड़े हुए थे, उन लोगों को काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर महसूस होता है और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का प्रेशर है, क्या सच में ये वही रगनार का है जिसको हम लोग जानते थे। रुको जरा, इसके बारे में सोचा जाए तो सच में इस इंसान के पास भी सक्सेसर्स के राइट हैं जिससे वो थ्रोन पर बैठ सकता है। ये एक डायरेक्ट ब्लड लाइन है रंगनार का। और इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रंगनार है वो नॉर्थ का लॉर्ड है और साथ ही 6 स्नो क्लैंस का भी, जिनके अंदर ड्रैगन का खून है, जो कि डिक्लेयर करते हैं मौत को। पर फिर भी एक पूरे एंटायर क्लैन को डिस्ट्रक्ट करने का सिन कभी भी इस चीज का कोई भी रीजन नहीं बना है। पर हम लोग इसको इस समय पर बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ऐसे माफी मांग लेनी चाहिए। पर तभी थियो चिल्लाते हुए कहता है कि इन सभी को मार दो। और हम एक शेडो को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से आती है और उन सभी के गले उनके से अलग देती है। वो इतना तेजी से किसी को देखा नहीं था, सभी के सिर को यानी चारों सिरों को एक एक करके काट दिया था। अब जैसे वो सभी के सिरों को काटने के बाद नीचे आ जाती है तो ये देखने के बाद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और जो अब उसकी परसेंटेज थी वो 70 पर पहुंच चुकी थी। यहाँ तक जो एक्सियन था वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि ये करने वाली कोई और नहीं एवेलिन थी। वो थियो से कहती कि अगर तुम्हें कब पता चल गया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। थियो कहता है कि ये बोलने की बात है। साथ ही वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आगे ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, पर ये अच्छा है कि ये मेरा पीछा कर रही थी। अब मैं बिना किसी चिंता के इन टेबल्स को टर्न कर सकता हूँ। अब वहाँ पर पूरे में खून ही खून हो गया था और पूरे में चारों के सिर पड़े हुए थे। और दूसरी तरफ हमें डीमन ड्रैगन जूलियस का सीन दिखाते हैं जो कि एक चैंपियन को खोल रहा था और वो उससे कहता है कि तुमने कहा था कि अब से तुम कोई और डिसाइपल नहीं लोगी, पर देखकर ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे न्यू सोर्ट्समैनशिप डिसाइपल है वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई खुद की जगह नहीं है, तुम तब तक बाहर रहा करते थे जब तक मैं रिटायर नहीं हो गई थी। जूलियस कहता है कि जिंदगी का जो ये मजा है वो अभी के लिए है और जो टोर्मेंट है वो तुम्हारे लिए है, तो बताओ आखिर तुम्हारा आंसर क्या है। ये सुनकर वो कहती है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जूलियस कहता है तो क्या यही तुम्हारा आंसर है, तो वो थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहती है कि वो मेरे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जा चुका है। अगर उसके एट्रीब्यूट्स और टैलेंट्स को देखा जाए तो वो सब में बेस्ट है जिन सबको मैं अब तक सिखा चुकी हूँ। जूलियस कहता है कि एक्सियन भी तुम्हारे हाथों से पास होकर नहीं निकला था, क्या ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। वो कहती है कि बिल्कुल, अगर इसकी पोटेंशियल को कंसिडर किया जाए तो मैं यही कहूंगी कि ये यंग मास्टर एक्सियन से भी काफी ज्यादा ऊपर है और ये कोई खाली शब्द नहीं है जो कि मैं बोल रही हूँ। जूलियस कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास 2 आंखें हैं तो तुम उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकती हो, तो इसका तो यही मतलब है कि वो इतने लंबे समय से अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखे हुए था, क्योंकि एक इंसान अचानक से इतना ज्यादा नहीं बदल सकता। ये सुनकर वो कहती है कि देखकर यही तो एक केस लगता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब है कि एक इंसान इतने लंबे समय से अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को क्यों छुपा कर रखे हुए था और अचानक ही उसने वो सब दिखाना क्यों चालू कर दिया। उसके हर एक कदम को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, पर असल में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई चीज है जो कि उसका पीछा कर रही है। इसी वजह से मैं इतने लंबे समय से स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी के अंदर जब वो जा रहा है उसकी वजह से काफी ज्यादा चिंता में हूँ। जूलियस कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता जरूर हो रही है उस बच्चे की वजह से जिसका नाम एक्सियन है, और ऐसा है तो क्यों ना तुम उसका पीछा करो अगर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है। ये सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी तो जूलियस उससे कहता है वो एक काफी ज्यादा अलग चीज है जिसके लिए तुम काफी ज्यादा चिंता कर रही हो, पर जरूर वहाँ पर कुछ हो सकता है। जब भेड़िया के बच्चे लगातार खून के लिए इधर उधर घूमना चालू कर देते हैं तब वो अपनी हायरार्की को पूरी तरह सोलिडिफाइड करने की कोशिश करते हैं, और जब तक तुम यहाँ हो कोशिश करो कि उस थियो को थोड़ा सा और टेम करने की कोशिश करो। और ये कहते हुए वो उसे एक यूनिफॉर्म देता है। ये देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी और जूलियस वहाँ से जाते हुए कहता है और उसे लेकर आओ जिससे वो व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन को ज्वाइन कर सके। मैं तुम दोनों को ही चाहता हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर तुम एक ड्रैगन की सवारी नहीं कर सकती तो क्या तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए? वापस आओ और अपनी पहचान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और एवेलिन पूरी तरह शांत रह जाती है और वो सोचती है कि क्या उसे यहाँ पर इस चीज को ज्वाइन करना चाहिए, यानी वो यूनिफॉर्म पहननी चाहिए या फिर नहीं। सीन फिर से स्किल ड्रैगन सोसाइटी के अंदर का जाता है जहाँ पर वो सब तबाही मच चुकी
चुकी थी और एवलिन यही सोच रही थी कि इसने मुझे नोटिस कर लिया कि मैं इसका पीछा कर रही थी, इसलिए वो जानबूझ के इस तरीके की सिचुएशन में फंसा हुआ था जिससे मैं यहाँ पर उसके सामने आ सकूं। शायद ऐसा हो सकता है कि ये स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी को इसलिए ज्वाइन कर रहा हो जिससे ये फर्स्ट प्लेस के लिए एम कर रहा हो, पर ये कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए मुझे इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। और अगर इसने मेरी प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था तो जरूर ये कोई डेफिनेटली ऑर्डिनरी इंसान तो हो ही नहीं सकता। और थियो उसको देखते हुए सोचता है कि मैंने तुम्हें तभी नोटिस कर लिया था जब मैं कैरेज के अंदर बैठा था, क्योंकि जो ड्रैगन हार्ट का पोजेसर होता है वो अपनी एनर्जी को इस तरीके से अनलीश कर सकता है, तुम इसे बिल्कुल सिक्स्थ सेंस की तरह समझ सकती हो। और इसके अलावा तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अब जो स्टेज है वो यहाँ पर जम चुका है, इसलिए वो आगे बढ़ना चालू करता है और एवलिन से कहता है यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने सक्सेसर कैंडिडेट को अपनी डिसरिस्पेक्ट दिखाई थी, तो आखिर उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए इस तरीके के किसी क्राइम के लिए। अब ये सुनने के बाद वहाँ खड़े हुए आसपास के जितने भी बच्चे थे वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। वो सोचते कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो एवलिन उसे बताती है कि जिस तरीके के क्लैन के लॉज है उनको तुरंत ही खत्म कर देना पूरी तरह से पॉसिबल है। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, पर थियो ये सुनकर मुस्कुराना चालू कर देता है और थियो कहता है कि ये सारे बच्चे हैं जिन लोगों की अभी तक अवेकनिंग सेरेमनी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए इन सभी के एक एक हाथ को काट दो। ये सुनने के बाद एवलिन एक सेकंड का भी समय बर्बाद नहीं करती और आगे बढ़ते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो एवलिन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जैसे एक लड़का आगे की तरफ हाथ बढ़ाता है उसका हाथ उसके कंधे से हट चुका था और ऐसे उसके पीछे खड़े हुए जितने भी लोग थे उन सभी के भी हाथ उनके कंधे से कट चुके थे। और एवलिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी वो सभी के हाथ एक एक कर काटती जा रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग चिल्लाने चालू कर देते हैं। जिन लोगों के हाथ कट चुके थे वो दर्द की वजह से चिल्ला रहे थे और जिन लोगों के हाथ कटने वाले थे वो डर की वजह से चिल्ला रहे थे। और जो थियो की परसेंटेज थी वो धीरे धीरे कर बढ़ना चालू हो चुकी थी। एक लड़का एक्सियन के पास आकर उससे भीख मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज हम लोगों को बचा लो। पर एक्सियन उससे कहता है कि क्यों, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, ये तो बस अभी एक शुरुआत है। ये सुनने के बाद वो लड़का काफी हैरान हो जाता है और तभी एक तेज लाइट आती है और उसका हाथ भी उसके कंधे से कट चुका था और वो एक्सियन के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उन दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती हैं पर वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते, जिसके बाद एक्सियन उससे कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरीके से फिर दोबारा मिलूंगा। वो कहती है कि हमें काफी लंबा समय हो चुका है यंग मास्टर, और जो थियो की परसेंटेज थी वो 82 पर आ चुकी थी। और साथ ही एक्सियन आगे कहता है कि ये अकेली वही एम करती है कि केवल जो ब्लड लाइन ही है वही इसको अकेले को कमांड करेगी, और अगर थियो ने इसे मना लिया है तो भले ही मैं एक फेलो सक्सेसर कैंडिडेट क्यों ना हूँ पर मैं इसे नहीं रोक सकता। और वो देखता है कि एवलिन आगे बढ़ते हुए कहती है कि जैसा आपने मुझे ऑर्डर किया था मैं यहाँ पर 14 लोगों के हाथों को काट चुकी हूँ। थियो उससे कहता है कि तुमने तुम्हारे स्टेटस के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। और एवलिन आगे कहती है कि अगर वो अपने हाथ को लेकर अभी प्रीस्ट के पास जाते हैं तो शायद वो कुछ कर सकते हैं, पर उनके लिए अब सोर्ट्समैन की तरह रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर थियो कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा है और रेमिंग उससे पूछता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं, और एक्सियन ये देखकर कहता है कि दोनों रेमिंग और एवलिन दोनों ही ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पर आकर ड्रंक हो जाते हैं, पर जो थियो है जो कि रोज पैलेस का एक इम्बिसल हुआ करता था वो सच में पूरी तरह से बदल चुका है। और ये सोचकर उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने कदमों के नीचे लाकर कुचल दूंगा। जिसके बाद थियो उन लोगों से कहता है तो चलो यहाँ से चलते हैं, और वो ये कहकर एक्सियन के साइड में से निकलना चालू कर देता है। एक्सियन को इसकी वजह से काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तिरछी निगाहों से उसी को देख रहा था और यहाँ पर थियो भी तिरछी निगाह से उसको देख रहा था। और जैसे वो एक दूसरे के साइड में आते हैं तो थियो उसको आराम से पंच मारता है जैसे कि एक दोस्त दोस्त को मारता। मुस्कुराते हुए एक्सियन से कहता है कि एक्सियन सच में एक काफी ज्यादा मजेदार था, और अब जो उसकी परसेंटेज थी वो 100% तक पहुंच चुकी थी, जिससे जो उसे टाइटल मिला था इनविसिल का उससे वो निकल सकता था। और थियो जाते हुए उससे कहता है कि हम लोग बाद में मिलेंगे। ये सुनने के बाद एक्सियन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद सिस्टम उससे कहता है कि उसने ट्यूटोरियल के जितने भी क्वेस्ट थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो कि उसे रंगनार का इनविसिल कह सके। ये देखने के बाद थियो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा था और सारे क्वेस्ट खत्म हो चुके हैं, पर जो मेरा ट्रू रिवेंज है वो अब शुरू होगा। थियो को एक रिवॉर्ड मिला था एक्सपीरियंस एलिक्सर, जिसकी वजह से वो लेवल 5 पर पहुंच सकता था। जिसके बाद शाम का सीन दिखाते हैं कि उसी पैलेस के अंदर जैसे ही एमिली को इसके बारे में पता चलता है वो हैरान थी। एक लड़का उसे सारी सारी बातें बताने के लिए आया हुआ था और वहाँ पर एड भी खड़ा हुआ था। ये देख एमिली उससे कहती है कि फिर से कहो, आखिर तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा। तो वो उसे सारी सारी बातें बताता है और कहता है कि जो एक्सियन का स्किल्ड ड्रैगन सोसाइटी थी अब वो खत्म हो चुकी है, यानी उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया है थे। जिसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जितने बच्चे थे वो सब एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, और जो ड्रैगन सोसाइटी थी उसके तबाह हो जाने की वजह से वो सभी काफी ज्यादा खुश थे और वो इसके लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। वो एक दूसरे को चेयर करते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा मजे करते हैं, और वहाँ पर थियो, रीमिंग और एवलिन भी थी। जिसके बाद सीन फिर से कैमेलिया पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमें काफी ज्यादा जोर से धमाके की आवाज आती है, या फिर ये कहना चाहिए चाटों की आवाज आती है। एमिली एक्सियन पर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि केवल तुमने उस कमीने इनविसिल को जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया है, कि केवल तुमने उस कमीने थियो को जस्टिफिकेशन नहीं दी है, यहाँ तक तुमने अपने लोगों के हाथ तक उसको काट लेने दिए। एक्सियन वहाँ पर मार खाया हुआ खड़ा उससे कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस चीज का जरा सा भी सेंस बनता है? मैं तुम्हें बार
बार बार समझा रही थी कि उसको इतना ज्यादा हल्के में लेने की जरूरत नहीं है और ये भूल करके तुम उसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए जिससे वो हार मान ले। तुमने उसे एक ऐसा ग्राउंड दिया जहाँ पर वो पागलों की तरह कुछ भी कर सकता था। मैं तुमसे पहले भी ये चीज कई बार कह चुकी हूँ कि वो कमीना थियो एक बार भी अगर खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके बाद रोज पैलेस के ऊपर टेक ओवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर वो कहता है कि आपको इसकी ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले एमिली चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जो तुमने यहाँ पर किया है जाओ और जाकर उसको सही करने की कोशिश करो। तुम्हें जाकर इसे रिफ्लेक्ट करना होगा क्योंकि तुमने लगभग हमारे जो ग्रेट प्लान था उसे पूरी तरह तबाह कर ही दिया था, वो भी केवल अपने खुद के बेकार से एंजॉयमेंट के लिए। तो वो काफी गुस्से में उससे कहता है तो ठीक है मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर एमिली उसके वहाँ से चले जाने के बाद कहती है कि आखिर जब वो इतना ज्यादा इम्पल्सिव होगा तो आखिर वो किससे जाकर बात करता होगा। और हमें वहाँ पर अंधेरे में दो आंखें दिखाई जाती हैं जो कि उससे कहता है कि वो बिल्कुल तुम्हें रिसेंबल करता है जब तुम काफी ज्यादा छोटी हुआ करती थी यंग लेडी। ये देखकर वो गुस्से में उससे कहती है, क्या तुम्हें मैंने यहाँ पर मजाक करने के लिए बुलाया है। पर वहाँ पर खड़ा हुआ एड उससे कहता है कि इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये इंसिडेंट सच में इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। ये सुनकर वो इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है क्योंकि जो रोज पैलेस है वो क्लैन हेड के हैरम का एक हिस्सा है, इसी वजह से उसकी ओनरशिप को ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर अगर एक बार वो क्लैन हेड के इंटरेस्ट से बाहर चला जाता है तो उसके ऊपर कब्जा करना आसान होगा। अगर बेसिकली कहा जाए तो वो अभी भी क्लैन हेड के साथ ही है। पर अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि हमें चाहिए वो है जस्टिफिकेशन। और ये काफी अच्छा है अगर इसके बारे में सोचा जाए क्योंकि उसने स्किल ड्रैगन सोसाइटी के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा क्योस मचा दिया था। थियो धीरे धीरे कर रोज पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव बनता जा रहा है। तो हम लोग स्किल ड्रैगन सोसाइटी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है उसका इस्तेमाल कर उसे जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं और क्यों ना हम लोग लीगल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से खत्म कर दें। ये सुनने के बाद एमिली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि एक रीजन जिसकी वजह से मैं थियो को हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्स्टिकल मानती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो जो क्लैन हेड है वो उसके ऊपर और ज्यादा अटेंशन देने लगेंगे। पर हम लोग थियो का इस्तेमाल कर जो कि पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है और हम कैवेली पैलेस अगर हम लोग लीगल प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए उसको सू करते हैं तो ये तो नेचुरल सी बात है कि रोज पैलेस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा हम लोगों के सामने सबमिट करने के अलावा। और इसका इस्तेमाल करते हुए बिना तलवार उठाए हुए हम लोग रोज पैलेस के ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं। और ये सोच कर एमिली काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो बिल्कुल अपने मूड पूरी तरह चेंज कर चुकी थी। और आखिर ऐसा होने में कितना लंबा समय लगेगा। एड कहता है कि मैं पहले ही सबकी पूरी तैयारियां कर चुका हूँ, जैसे ही कल की सुबह होगी जैसे तुम उठोगी तुम्हें सुबह सुबह ही एक काफी ज्यादा कमाल की न्यूज सुनने को मिलेगी, इसलिए अब तुम अपनी गुड नाइट बात एंजॉय कर सकती हो और सुकून से सो सकती हो। और मैंने इसके अलावा तुम्हारे लिए एक एरोमेटिक कैंडल को भी बनवाया है जो कि साउथ के आर्कन्वोलिटिक्स रीजन से आती है जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्टी से मिलती है। ये सुनकर एमिली उसके गले लग जाती है और कहती है कि जैसा कि मुझे मेरे बड़े भाई से उम्मीद करनी चाहिए थी और यही तो वजह जिसकी वजह से मैं रोक नहीं पाती तुम्हें प्यार करने से। और अब तुम शायद यहाँ पर कुछ समझ रहे होगे कि इन दोनों के बीच में असल में क्या चल रहा है। पर हाँ ये दोनों है भाई बहनी और मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। जिसके बाद सीन फिर से उसी पार्टी के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर रीमिक ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं सच में ये जानने के बाद काफी ज्यादा शौक हूँ, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यंग मास्टर थियो अब ये इतने ज्यादा केयर करते हैं। ये सुनकर वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। रीमिंग कहता है कि मैं स्केल ड्रैगन सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूँ और वो सोचता है कि इसको केवल ऑरेंज जूस पीने के बाद चढ़ चुकी है। रीमिंग आगे कहता है कि जब सारी की सारी बेइज्जती केवल तुम्हारे ऊपर जा रही थी तब तुमने सारी चीजों को एंडोर कर लिया और अब जैसे इंसल्ट मेरे ऊपर आने लगी यानी आपके एक दोस्त के ऊपर तुमने एक कदम भी होल्ड बैक नहीं किया, तुरंत मेरे लिए आगे बढ़े यंग मास्टर थियो। और मैं पूरी तरह से लाचार था कि मैं खुद के लिए भी कुछ कर पाता। ये सच में काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और साथ ही वो थियो की तरफ देखते हुए सोचता है कि बिल्कुल जब भी मैं इसको जितना ज्यादा देखता हूँ उतना ज्यादा सरप्राइज होता चला जाता हूँ क्योंकि इतने लंबे समय से ये अपने आप को एंड्योर कर रहा था और इस तरीके से दिखा रहा था कि इसके अंदर किसी भी तरीके का टैलेंट नहीं है और ये एक नाजायज सी औलाद है। पर अब आखिर में इस तरीके से खड़ा हुआ है जैसे कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान खड़ा हुआ होता है और इसके अलावा ये एक ऐसे अपोनेंट के सामने खड़ा हुआ है जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाता और न ही जीत सकता है। और उसके बाद भी इनने अपनी विल पावर दिखाई जहाँ पर ये पूरी तरह से जीतने के लिए तैयार है और वो भी कैमेली पैलेस के सामने जिसके सामने कोई भी खड़े रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये वहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए अपनी तलवार को बाहर निकाल रहा है वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। और ये सारी की सारी चीज केवल मेरे लिए। और थियो उसका स्टेटस देख रहा था जब पर वो ये देखता है कि जो रीमिंग है वो काफी ज्यादा टच्ड है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि थियो उसकी काफी ज्यादा चिंता करता है। और ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो सोचता है देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजों को गलत समझ रहा है। और रीमिंग सोचता है कि मेरे क्लैन ने मुझे ऑर्डर किया था कि मुझे एक्सियन के साथ एक फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है, पर अब ऐसा लगता है कि मेरे पास एक दूसरा ही आइडिया है। इसलिए वो खड़ा होता है और सभी के सामने चिल्लाते हुए थियो से कहता है कि मैं एक्सचेंज जताता हूँ कि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ सर थियो। और ये सुनने की बात पूरे में शोर मच जाता है और वो लोग कहते हैं कि जैसा कि स्ट्रॉन्ग से एक्सपेक्ट करना चाहिए था वो एक दूसरे स्ट्रॉन्ग को रिकॉग्नाइज कर सकता है और वो दोनों की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। पर थियो उसे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, ऐसा लगता है कि तुम कुछ चीजों को गलत समझ रहे हो। पर तभी उसे टोकते हुए एक कान में एक आवाज आती है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि ये टेलीपैथी है और दूर से एवलिन उससे कह रही थी देख ऐसा नहीं लगता कि ये किसी तरीके की बुरी मिसअंडरस्टैंडिंग है और जरा अपने आसपास देखो, सभी लोगों को देख ऐसा लगता है कि सभी लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं यंग मास्टर। ये जानने के बाद थियो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और फिर वो भी मुस्कुराना चालू कर देता है और कहता है कि मैं कोई इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं हूँ। और साथ ही वो सोचता
बोलता है कि ये सारी चीजें केवल इसी वजह से हुई हैं, उस मैसेज विंडो की वजह से, जिससे मैं अपने पास में वापस आ पाया। मुझे रंगना का टैलेंट मिला और मैं पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो पाया हूँ। और साथ ही वो आगे कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ये क्या है, क्योंकि शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे रिग्रेट के कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, पर ये इतनी ज्यादा डिटेल्ड है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या बात है। ऐसा लगता है मुझे एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है, जैसे कि कोई डेजा वू है। पर कुछ भी हो, ये मेरी काफी ज्यादा मदद कर रहा है, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और जब से वो स्किल ड्रैगन सोसाइटी के अंदर इंसिडेंट हुआ है, मेरे लेवल भी पहले से बढ़ चुकी है। और देखकर लगता है कि जैसे मैं लेवल अप होता हूँ तो ये मुझे कुछ पॉइंट्स देता है जिसमें अपने स्टेट्स को रेज कर सकता हूँ। तो मुझे यकीन है कि जब भी मैं अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना चाहूँ वैसे बढ़ा सकता हूँ। सच में ये काफी ज्यादा स्कैरी है और मुझे डर है कि जो शाइनी फ्यूचर मेरे सामने है, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आखिर में और कितना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और वो जिस तरीके से हंस रहा था वो सच में काफी ज्यादा स्कैरी सा था। एवलिन ये देख के थोड़ी सी कंफ्यूज थी, पर थियो फिर आगे कहता है कि सबसे पहले मुझे पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना होगा उस काउंटर अटैक के लिए जो कि कैमेली पैलेस मेरे ऊपर करने वाला है। इसलिए थियो रीमिंग से कहता है कि जो तुमने मुझे मेंशन किया है तो क्या एक चीज में तुम मेरी मदद करोगे। ये सुनकर वो कहता है कि बिल्कुल, कहिए जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, पर बस मुझसे रीमिंग कहना। ये सच में काफी ज्यादा फ्रेंडली मैनर है। थियो अपने पास एक पर्ची रखे हुए था जो कि उसे देते हुए कहता है कि मेरे और एक्सियन के बीच की जो थ्रोन की लड़ाई है वो जल्दी ही काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसलिए जब समय आएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम सारी तैयारियां कर रखो और मेरी मदद करो। ये सुनकर रीमिंग थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर थियो कहता है कि फ्यूचर में जो रीमिंग है वो नार्को क्लैन का क्लैन हेड बन जाएगा और उसकी जो फोर्स है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो रगनार को काउंटरफिट कर सकता है। इसलिए मुझे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए रीमिंग को पूरी तरह से अपनी तरफ करना होगा। इसलिए वो हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है कि रीमिंग इसे ले लो। रीमिंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए उसे ले लेता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं प्लेज लेता हूँ कि मैं यंग मास्टर आपको फॉलो करूंगा और उन सारी चीजों में आपकी मदद करूंगा जिसके अंदर मैं मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो उसका शुक्रिया करता है और साथ ही सोचता है पर मुझे अभी भी रीमिंग बोल कुछ जरूरत से ज्यादा ही फ्रेंडली मैनर है। पर तभी वहाँ पर गेट की अचानक धमधमाने की आवाज आती है और वहाँ से थियो को चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और जैसे गेट खुलता है तो वहाँ पर रॉयल गार्ड्स थे, जो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो द सोर्ड लॉ से आए हुए हैं। एक गार्ड अपना वारंट दिखाता है और वो कहता है कि तुम्हें अंडरएस्ट किया जाता है डराने के लिए, असॉल्ट करने के लिए और इंटिमिटेशन के लिए। एवलिन भी ये देखकर चिल्लाना चालू कर देती है और कहती कि आखिर किस तरीके की बकवास है। पर थियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ और वो उसके पास जाकर उस वारंट को देखना चालू करता है और कहता है कि सच में ये रियल वारंट है। देखकर ऐसा लगता है कि जो इंक है वो अभी तक पूरी तरह से सूखी भी नहीं है, जरूर उन लोगों ने ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी में बनाया है। और ये देखने के बाद थियो उन लोगों से कहता है तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हुआ और अपने हाथ आगे कर देता है। वो लोग उसके हाथ में हथकड़ियां पहनाते हैं और उसे वहाँ से ले जाना चालू कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि यंग मास्टर को वहाँ से लेकर जाया जा रहा है, पर जो थियो होता है वो ये देखकर मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद हमें रोज पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जैसे सिसिलिया को इसके बारे में पता चला था वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा, क्या हमारे थियो को लेकर गए हैं, पर कहाँ। और वो बताता है द ट्रिब्यूनल के अंदर। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और डर की वजह से वो वहीं कहीं बैठ गई थी। ये देखकर वो आदमी उससे कहता है कि आपको अपने आप को संभालना होगा। जिसके बाद वो उस बटलर से पूछती है कि ठीक है, पर आखिर उसको किस चीज के लिए चार्ज किया गया है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि शायद वो स्किल ड्रग सोसाइटी की वजह से हो रहा है। उन लोगों ने उन्हें अक्यूज किया है कि वो रिबेल कर रहे हैं। ये सुनकर वो काफी हैरान थी और कहती कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इसकी वजह से उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि उन्होंने स्किल ड्रग सोसाइटी को पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो लोग इतनी आसानी से बैठने नहीं वाले। जिसके बाद सिसिली अपने सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि आखिर इसके बारे में किसने सोचा था कि वो इन्विटेशन जो कि स्किल ड्रग सोसाइटी की तरफ से था वो उसको यहाँ पर लेकर आ जाएगा, पर उसे इसके अंदर से निकलना ही होगा। और इसी तरीके का तो बच्चा हमारा थियो है और वो वहाँ पर बैठी हुई बस थियो की चिंता कर रही थी और कहती है कि प्लीज सही सलामत वापस आ जाना। जिसके बाद हमें थियो को कॉलेज के अंदर दिखाते हैं जब पर वो गार्ड उसको लेकर अपने साथ जा रहे थे और वो खिड़की से अपने सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर आए हुए काफी लंबा समय हो गया। उसके सामने काफी ज्यादा बड़ी सी बिल्डिंग थी जहाँ पर वो लोग जा रहे थे और इसी का नाम था ट्रिब्यूनल है। और वो सोचता है क्योंकि मैंने स्किल ड्रग सोसाइटी को पूरी तरह तबाह कर दिया है तो वो केवल इतनी आसानी से केवल इम्प्रिजन से ही तो नहीं मानने वाले, वो डेफिनेटली इसके लिए ट्रायल्स मांगेंगे। और अगर किसी भी रंगनार के सक्सेसर को ट्रिब्यूनल के अंदर आना पड़ रहा है इसका तो केवल यही मतलब है कि जो उसकी सक्सेशन के ऊपर है उसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। जिसके बाद अब वो लोग उस बिल्डिंग के सामने आ चुके थे और वहाँ पर थियो बाहर निकलते हुए कहता है कि इस बार वो जरूर मुझे पूरा तो कुचलना चाहते हैं, पर वो हंसते हुए कहता है कि पर यही तो है जिसकी मैं उन लोगों से उम्मीद कर रहा था। और जैसे गेट खुलते हैं थियो को अंदर लेकर जाया जाता है। वहाँ से आवाज आती है कि उसे अंदर लेकर आओ। वो दरवाजे खुल रहे थे और थियो ये देखकर कहता है अगर मैं वो सब बाहर निकालना चाहता हूँ जिसके लिए मैं पूरी तरह तैयार बैठा हूँ तो एक ऐसा स्टेज तो होना ही चाहिए जिसके ऊपर इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड हो। और हम उसके सामने कई सारे लोगों को बैठा हुआ दिखाते हैं जो कि यहाँ पर उसे जज करने वाले थे। ये देखकर वो हंसते हुए सोचता है यहाँ जरूर काफी ज्यादा कमाल के लोग इकट्ठे हुए हैं। और वहाँ पर बैठे हुए हमें हर एक आदमी के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहला इंसान डीमन ड्रैगन जिसका नाम जूलियस है, जिसके साइड में बैठा हुआ स्कार ड्रैगन जिसका नाम एड है, और उसके साइड में सो ड्रैगन बैठी हुई है जिसका नाम ओसा है, और उन सभी के बीच में एल्डर ड्रैगन बैठा हुआ है जो कि इस काउंसलर का हेड भी है और उसका नाम वुल्फ गैंग है। थियो इन सभी को देखते हुए कहता है कि जब पास्ट में पिछली बार मुझे यहाँ पर लेकर आया गया
था तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सांस ले पा रहा था। एल्डर ड्रैगन थियो का नाम लेता है तो वो कहता है कि यस काउंसलर, इस चीज को काफी लंबा समय हो चुका है। मैंने इस चीज की उम्मीद नहीं करी थी कि मैं आपको इस जगह पर कहीं देखूंगा। जिसके बाद थियो इसके बारे में बताता है कि वुल्फगैंग एक प्योर ब्लड लाइन है और इसके सामने हाफ ब्लड जो कि मेरे जैसे एक नाजायज औलाद है, तो मैं उसके सामने डिस्गस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, जैसे कि कोई गंदी नाली में पड़ा हुआ कीड़ा होता है। और थियो उसको देखकर कहता है कि वो इस चीज को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। वो कहता है कि ग्रीटिंग्स बहुत हो गई, क्या तुम्हें पूरी तरह से पता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके की तुमने क्राइम किया है हमें उसके आंसर्स चाहिए। जिसके बाद थियो ने जितने भी लोगों के हाथ वहाँ पर कटवाए थे उन सभी के क्लेम्स के नाम लेना चालू करता है और कहता है, जिसके बाद वो आगे कहता है कि तुम्हारे उस बेवकूफ वाले एक्ट की वजह से उन सभी ने मेन फैमिली के साथ जितने भी टाइल्स थे उन सभी को कट कर लिया है। तो क्या तुम्हारे जैसे एक कमीना इस तरीके के डैमेज को जो कि तुमने यहाँ पर कॉज किया है उसे उठा सकता है? इसकी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर एक अकाउंटेबल रखूंगा। अकाउंटेबल क्योंकि रगनार की जो ऑनर थी उसे तुमने पूरी तरह मिट्टी के अंदर मिला दिया है। थियो चुपचाप से ये सारी चीजें सुन रहा था, जिसके बाद वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि जो तुम्हारे शब्द है वो पूरी तरह से सच है। मैं सच में कुछ जरूर से ज्यादा ही केयरलेस था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उन सभी के सिर उड़ा देने चाहिए थे, ना कि उनके हाथ। और ये बोलते समय उसकी बातों में जो प्रेशर था ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या? थियो कहता है कि वो सभी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जो लॉर्ड बेस्ट्रो है लैंड ऑफ ऑनर के, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें अपनी लॉयल्टी ऑफर करनी चाहिए जिससे वो जिंदा रह सके, और यही चिरविलार का एक तरीका होता है। और उसके बाद भी वो अपने लॉर्ड को डराने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर मुझे इसके बारे में पता होता कि वो इतने ज्यादा एरोगेंट हैं, तो मैं यहाँ पर उनके हाथ काटने के बजाय उनके गले काट कर रख देता। उन लोगों को सजा देना जरूरी है जिससे चिरविलार के प्रिंसिपल को फिर से रिस्टोर किया जा सके। आखिर मैं केवल बैठ कर इस चीज को कैसे देख सकता हूँ कि जो रगनार का ऑनर है, जिसको 1000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, उसको इस तरीके से गिराया जा रहा है। सुनने के बाद एल्डर ड्रैगन और स्काई ड्रैगन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और डीमन ड्रैगन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे इसे उम्मीद करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल भी किसी नॉर्मल पनिशमेंट से खत्म नहीं होने वाला। और एल्डर ड्रैगन उसके ऊपर चिल्लाना चालू कर देता है और कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से मुझे मार्क कैसे कर सकते हो? पर जो सोर्ड ड्रैगन थी वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ओपिनियन को यहाँ पर सुन रही हूँ, क्योंकि जो तुमने यहाँ पर थ्योरी बोली है वो पूरी तरह से सच है। ये सुनने के बाद एल्डर ड्रैगन उससे कहता है कि सोर्ड ड्रैगन क्यों तुम उसके साथ क्यों दे रही हो? पर जो सोर्ड ड्रैगन होती है वो उससे कहती है कि इसके अलावा भले ही रगनार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी वो एक पूरी तरह से ट्रू ग्रेटली नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग हमारे वेसल्स की आवाज को और नाइट की आवाज को नहीं सुनते तो सच में हम लोग काफी ज्यादा तेजी से गिर सकते हैं, क्योंकि केवल एक नियम की वजह से इस दुनिया को नहीं चलाया जा सकता। थियो ये सुनकर कहता है कि मैं इस चीज को बिठा कर रखूंगा, और थियो इसके बारे में बताता है कि ये क्लैन हेड की फर्स्ट वाइफ है और नॉर्थ की बेस्ट सोर्समैन द सोर्ड्स ड्रैगन। पर ये काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसको देख कर ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे बिल्कुल भी खिलाफ है। पर इसके अलावा भी आखिर वो उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों करेगी? इसलिए वो उससे आगे कहती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी वो केवल जस्टिफिकेशन के लिए है। थियो उससे कहता है कि मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर मुझे किस तरीके की सजा मिलेगी। एल्डर ड्रैगन थोड़ा सोचने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें 3 महीने के लिए कारागार दिया जाएगा। पर ये सुनकर वो उससे कहता है कि पर जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो केवल 2 महीने के बाद है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी मुझसे पलट कर बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई? पर सो ड्रैगन उससे कहती है कि मैं इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोच रही थी और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें अगले साल की जो अवेकनिंग सेरेमनी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी चीज डिसाइड की गई है कि वो 15 लोग जो कि तुम्हारी वजह से घायल हो गए हैं वो लोग भी अगले साल ही पार्टिसिपेट करेंगे। और ये सब देख रहा स्काई ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि ये काफी अच्छा है कि जो डीमन ड्रैगन के इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से जो पनिशमेंट थी वो पहले से काफी ज्यादा लाइटर कर दी गई है, क्योंकि जो अवेकनिंग सेरेमनी होगी उसके लिए डिक्लेयर होने की वजह से ये उसके लिए काफी ज्यादा बड़े डिसऑनर की बात है। और एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि रोज पैलेस को कैरी करता है उसके लिए इस तरीके का डिसऑनर, ये तो पूरी तरह से एक जस्टिफिकेशन हम लोगों को मिल जाएगी जिससे कैमेलिया पैलेस उसके ऊपर टेक ओवर कर सकता है। और एक बार जैसे ही मेरा प्लान काम करना चालू करेगा ये चाकर भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा कि सारी चीज एक्सेप्ट करने के, और अगर ये इतना ज्यादा बड़ा बेवकूफ हुआ कि ये यहाँ पर अपील करने की कोशिश करता है तो हम लोग बस इसे मार सकते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इतना ज्यादा बड़ा बेवकूफ हो सकता है। पर तभी थियो उन लोगों से कहता है कि मैं इसके लिए अपील करना चाहूंगा। ये सुनने के बाद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और जो स्काई ड्रैगन होता है ये देखकर वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, लगता है कि तुम्हारी एरोगेंसी को नहीं पता कि आखिर तुम्हारी लिमिट क्या है। अब इस चीज ने तो और भी चीजों को आसान कर दिया है। डीमन ड्रैगन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर अपील होती क्या है? थियो कहता है कि बिल्कुल, साथ ही वो सोचता है कि मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि ये चीज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि केवल 3 महीने के प्रोहिबिशन की वजह से खत्म हो जाए। ये बस एक थप्पड़ के अलावा कुछ और नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डीमन ड्रैगन है वो जरूर किसी तरीके की स्ट्रेंथ को खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको बताता है कि अपीलिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग और प्राउड रंगनाक है, इसका मतलब है एक जंग। और साथ ही वो सोचता है कि मेरे यहाँ पे जरा सी भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इस तरीके के थप्पड़ को अपने गाल पर लूं। और वो आगे कहता है कि जो आखिर में जीतेगा केवल वही कह सकता है जो पूरी तरह से सच होगा। और साथ ही वो सोचता है कि इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसकी वजह से काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और सिस्टम उसे बताता है कि अब वो एक मेन सिनेरियो के अंदर एंटर कर चुका है। सभी लोग उसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान थे और सिस्टम उससे कहता है क्योंकि सिनेरियो को देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम एक सीक्रेट रेल्म के अंदर जा सकते हो जहाँ पर दुनिया के जितने भी टाइट सीक्रेट
शीट्स है तो तुम उसके बारे में पता लगा सकते हो अगर तुम यहाँ पर सक्सेस होना चाहते हो। और अब उसके सिनेरियो क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाता है सक्सेस पाथ के बाद सीन शिफ्ट होकर हमें हिडन नॉर्थन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे मर्चेंट ग्रुप्स हैं और पूरे में आग लगी हुई है और वहाँ पर कई सारे लोगों को मार रहा था। जिसके बाद हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जैसे वो पीछे की तरफ पलटती है उसे कहा जाता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई चीज छुपी हुई है। वहाँ पर एवेलिन थी, ये देखकर वो कहती कि क्या रिबिंग पीछे से आते हुए उससे कहता है कि जैसा कि यंग मास्टर थियो ने कहा था ट्रोवेलिन का कैमेली पैलेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और हम इसका ड्रैगन को दिखाते हैं जिसकी हंसी काफी ज्यादा क्रीपी थी और एल्डर ड्रैगन काफी देर तक इसके बारे में सोचते हैं जिसके बाद वो उससे कहते हैं यानी तुम इस इशू को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो जो कि 3 महीने के अंदर खत्म हो जाता उसे जंग के अंदर बदलना चाह रहे हो। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही एरोगेंट हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले 14 क्लैन की फोर्सेस को फेस कर सकते हो? पर थियो उससे कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसको मुझे हैंडल करने की जरूरत भी है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब तो यह है कि जो अपील है वो फ्रॉक्सी बैटल से यहाँ पर क्लियर होगी। डीमन ड्रैगन ये सुनने के बाद कहता है कि नॉर्मली जो अपील होती है वो केवल इस चीज से डिसाइड होती है कि अगर यहाँ पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, वो भी केवल लड़ाई की वजह से। पर अगर कोई एक ऐसा केस हो जहाँ पर जंग पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो क्योंकि उसके अंदर जो पावर डिफरेंस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में हर एक फोर्स अपने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है और जो विनर्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं 1v1 डुअल के अंदर और यही द प्रॉक्सी बैटल होती है। इसका मतलब जो डिफेंडेंट है उसका रिप्रेजेंटेटिव नेचुरली थियो होने वाला है और इस चीज की काफी ज्यादा हायर चांसेस हैं कि पेलिलिटल का रिप्रेजेंटेटिव एक्सियन होगा। और अगर कुछ ऐसा होता है तो इस चीज की पूरी गारंटी है कि जो थियो है वो यहाँ पर हार जाएगा। तो आखिर इस चीज को क्यों चुन रहा है? कि इसके पास किसी तरह की कोई ऐसी चीज है जो कि वो छुपा कर रखे हुए है और अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं या फिर एवेलिन दोनों में से कोई आगे बढ़कर उसका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो वो एक काफी ज्यादा बड़े डिसअपॉइंटमेंट के अंदर है। और थियो उससे कहता है कि जैसा कि रूल्स कहते हैं हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड कर सकते हैं और जो प्रॉक्सी बैटल है वो अगले हफ्ते होगी। ये सुनकर एल्डर उससे कहता है कि ये काफी ज्यादा ऑब्वियस टैक्टिक है। साथ ही वो सोचते हैं कि अगर वो ये सोच रहा है कि डीमन ड्रैगन या फिर एवेलिन आकर उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे पर उनकी जो पर्सनैलिटी है उसकी वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से थियो तुम्हें पर्सनली आकर यहाँ पर लड़ना होगा। और एल्डर ड्रैगन कहता है कि मैं एक्सियन को भेजूंगा जिससे तुम्हें ये समझ में आ सके कि तुम्हारी जो पोजीशन है वो डेथ के कितने ज्यादा करीब है। इसलिए स्काई ड्रैगन उससे कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले उन सभी को एक काफी ज्यादा भारी प्रेशर महसूस होना चालू हो जाता है जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा घबरा गए थे। और वहाँ से एक आवाज आती है कि मुझे लगा था कि तुम एक काफी ज्यादा शांत से बच्चे हो पर लगता है कि तुम इस चीज के अंदर अडेप्ट हो चुके हो जिसकी वजह से तुम इस तरह की स्कीम्स बना सकते हो। तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। जब मैंने आखिरी बार तुम्हें देखा था मेरे लड़के, और अब यहाँ पर क्लैन हेड थे जो कि खुद यहाँ पर आ चुके थे और क्लैन हेड के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम केली है। केली कहता है कि मैंने तुम्हारी सिचुएशन सुनी और मैं यहाँ पर आ गया। देखकर ऐसा लगता है कि तुम इन पोजीशंस को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। मैंने सुना कि तुम अपील करना चाहते हो प्रॉक्सी बैटल से। ये सुनकर वो थोड़ा सोचने के बाद उससे कहता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है। ये सुनकर केली थोड़ी देर सोचता है और वो उससे कहता है अगर कुछ ऐसा है तो ये काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल की बात है कि तुम अपने आप को एक प्रॉक्सी बैटल के अंदर रख सको। तो बताओ आखिर तुम अपनी जगह पर खड़े रहकर प्रॉक्सी बैटल के अंदर कौन कौन को सेलेक्ट करना चाहते हो? ये सुनकर वो समझ जाता है कि एक तरीके का टेस्ट है और इसका ड्रैगन उसको देखकर कहता है कि रुको। और थियो उससे कहता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि मेरी जगह पर खड़ा हो सके, पर ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपील के लिए मुझे खुद ही खड़ा होना होगा। वो कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो तुम हार जाओगे। थियो कहता है कि पर मैं इसके बारे में कैसे कह सकता हूँ कि अगर मैं ट्राई ना करूँ तो? अगर मुझे फोर्स किया जाता है मोड़ने के लिए पर फिर भी मैं अपनी खुद की इच्छा से कभी भी नहीं झुकने वाला। ये सुनने के बाद केली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए जोर जोर से ठहाके लगाना चालू कर देता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ये शब्द सुने जो कि मेरे बच्चे ने अभी अभी कहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती मुझे मोड़ने की कोशिश करता है पर फिर भी मैं अपनी खुद की इच्छा से कभी भी नहीं मुड़ूंगा। किसी भी रंगनार को डिस्क्राइब करने का इसके अलावा कोई और अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। और वो थियो से कहता है कि जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो ट्रूली मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड करता है। ये सुनकर थियो उसका शुक्रिया करता है उसको प्रेज करने के लिए, पर साथ ही अपने मन में कहता है असल में जो प्रॉक्सी बैटल है वो तो बस एक बेट की तरह है। मैं तो बिल्कुल भी लड़ने के बारे में सोच ही नहीं रहा। इसलिए ये काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैं बिना होल्ड करे हुए इस सब के बारे में सच कह सकता हूँ। क्योंकि जो काम मैंने एवेलिन और रीमिंग को दिया था ये प्रूव कर देगा कि ये कैमेलिया पैलेस की कॉन्स्पिरेसी है। अगर वो मेरे पास है तो मैं बिना किसी लड़ाई के भी आसानी से जीत जाऊंगा। तो उसके फादर उससे कहते हैं अगर ऐसा है तो मैं पर्सनली इच्छा करता हूँ कि मैं तुम्हें ये मौका दूं। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि एज अ मास्टर ऑफ रंगनार केली मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ अपने एक स्ट्राइक के साथ। ये सुनने के बाद थियो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और केली उसे आगे कहता है कि स्टाइल के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ। थियो ये सुनकर हैरान था और वो कहता है क्या एक स्ट्राइक? और वो उससे आगे कहता है कि अगर तुम मेरे एक स्ट्राइक को इंड्योर कर लेते हो तो जितने भी चार्जेस तुम्हारे ऊपर लगे हुए वो सारे माफ कर दिए जाएंगे, इसलिए मेरे साथ बाहर आओ। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से बाहर जाने लग जाता है पर तभी उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है कि क्लैन हेड आप ऐसा नहीं कर सकते। और एड अपने मन में कहता है यानी स्काई ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर इसको टेस्ट करना, इसका मतलब तो ये है कि ये अप्रूव कर रहे हैं इसके अपोनेंट्स के लिए। और अगर वो इसे सर्वाइव कर लेता है तो वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा जिसके पास क्लैन हेड की अप्रूवल होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये काम मेरा थियो ऐसा कुछ इंड्योर कर सकता है, पर जस्ट इन केस अगर इसने ऐसा कुछ कर लिया तो क्या होगा? नहीं, मुझे कैसे भी कहकर इसे रोकना होगा जिससे ये क्लैन हेड की आंखों में आ सके।
सके। इसलिए वो क्लैन हेड से कहता है कि आखिर वो वेसल जो कि बैरनमैन क्लैन से हैं, आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हुई जो कि आपके खून के लड़के के ऊपर इस तरीके से कमेंट करे। पर हमें रूल्स के साथ ही प्रोग्रेस करनी चाहिए, इसलिए जो प्रॉक्सी बैटल है वो काफी अच्छी होगी। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले केली काफी गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है कि स्काई ड्रैगन अपनी बकवास करना बंद करो, और अगर कोई वेसल इस तरीके की हिम्मत करता है तो तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर वो पूरी तरह चुप हो गया था और वो कहता है कि मैं समझ गया क्लैन हेड। जिसके बाद उसकी नजर डीमन ड्रैगन के ऊपर जाती है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम बोलना चाहते हो डीमन ड्रैगन, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम काफी लंबे समय से वहाँ पर खिलखिला रहे हो। तो वो उससे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि काफी लंबा समय हो गया कि आप क्लैन हेड किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पर फिर केली उन लोगों से कहता है कि बकवास करना बंद करो, अब इस तरीके की फालतू बातें हो गई, चलो मेरे लड़के आगे चलते हैं। तो क्या बताओ तुम ये करने के लिए तैयार हो? थियो कहता है कि क्लैन हेड की एक स्ट्राइक चीजें उस तरफ जा रही हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा प्लान पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। पर फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है मेरा प्लान पूरी तरह से कुचला जा चुका है। इस तरीके की किसी चेंज के लिए मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। इसलिए वो उससे कहता है ये चीज मेरे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही भारी होगी। आखिर मैं आपकी एक सिंगल स्ट्राइक को प्रॉक्सी बैटल के साथ जो कि वेसल्स के साथ होगी उसे कंपेयर कैसे कर सकता हूँ? केली ये सुनकर कहता है यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ऐसा नहीं करोगे? वो कहता है कि नहीं, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये काउंट अनफेयर ट्रेड है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि अनफेयर? थियो कहता है क्योंकि जो ट्रायल वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रिक्टर बन चुका है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कंपनसेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा जैसे कि, तो वो पीछे की तरफ देखना चालू करता है और वो स्काई ड्रैगन की तरफ देख रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और थियो उनसे कहता है कि मुझे एक चीज चाहिए जैसे कि कैमेलिया पैलेस। ये सुनने के बाद स्काई ड्रैगन का खून बहुत बुरी तरीके से खोलना चालू कर देता है और उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वुल्फ गैंग ये देखकर कहता है कि आखिर किस तरीके का पागलपन है? क्या ये सच में क्लैन हेड से सही तरीके से डील करना चाहता है? आखिर ये किस तरीके का पागलपन है? ये आधे खून वाला सच में इसको अपनी औकात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। एक डील को तभी किया जा सकता है जब दोनों पार्टी इक्वल हो। सच में इसका ये एरोगेंसी इसको जमीन पर लाकर रख देगा। पर तभी केली उससे कहता है कि ठीक है। ये सुनने के बाद एल्डर ड्रैगन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और केली उससे कहता है कि अगर तुम सक्सेसर के लिए एम कर रहे हो तो तुम्हारे पास खुद का तो एक ग्रिम्सन होना ही चाहिए। इसलिए वो स्काई ड्रैगन से कहता है कि तुम्हें इस चीज में किसी तरीके का ऑब्जेक्शन है? वो कहता है कि रंगनाग के अंदर की सारी चीजें आपकी ही तो है माय लॉर्ड, तो आखिर मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ कि जो आपने यहाँ पर डिसाइड किया है उसके ऊपर किसी तरीके का कमेंट करूँ? ये सुनकर वो कहता है कि ये काफी अच्छा है, इसलिए अब जल्दी से स्टेज को तैयार करो। और ये कहकर केली उन सभी को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाता है और कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे लड़के थियो को टेस्ट करने वाला हूँ। और इसकी वजह से थियो थोड़ा सा घबराया हुआ सभी था। जिसके बाद हमें उन दोनों को एक स्टेज पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों तलवार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और उनके सामने वही चारों एल्डर्स यानी ड्रैगन्स खड़े हुए थे। इसका ड्रैगन काफी परेशान होते हुए कहता है कि डैमेज जो ट्रैप मैंने यहाँ पर थियो को पकड़ने के लिए लगाया था, ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसे यहाँ पर तैयार कर लिया है। नहीं, पर अब मुझे जरा सा भी एंशियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही ये लड़का पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो गया हो, इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये क्लैन हेड के एक सिंगल स्ट्राइक को भी यहाँ पर विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि इस तरीके की फीट को लेने के लिए एक हाई रैंकिंग सोर्समैन को भी काफी ज्यादा मुश्किल आएगी। इसलिए थियो यहाँ पर मरने वाला है और वो स्काई ड्रैगन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर बैट लगा सकता हूँ कि मुझे ये पता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या सोच रहा होगा। तो ये काफी ज्यादा बड़े दुख की बात है कि जैसा तुम यहाँ पर सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, और ये सब उस ट्यूटोरियल रिवॉर्ड की वजह से जो कि मुझे मिला था। क्लैन हेड उसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो उससे कहता है क्या तुमने थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हें देख नहीं रहा था तुमने किसी तरीके के एलिक्सर को पिया है? अगर नहीं तो आखिर अचानक से तुम्हारे अंदर ज्यादा रैपिडली चेंज कैसे आ गया? पर देखा जाए तो इस चीज से मुझको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम किस तरीके से स्ट्रॉन्गर हो रहे हो। थियो ये देखकर थोड़ा सा परेशान सा होते हुए कहता है कि काफी ज्यादा शार्प है। भले ये नाइट ड्रैगन इस चीज को नोटिस नहीं कर पाए पर क्लैन हेड ने इसे नोटिस कर लिया और केली उससे कहता है और आखिर में इस दिन के आखिर में तुम हो तो एक खून और फ्लैश ही, तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? थियो उससे कहता है कि हाँ। केली कहता है कि मैं नॉर्मली ग्रेट सोर्स को इस्तेमाल करता हूँ पर अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर मानव को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं इस बेकार से स्टील की सोर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या इस चीज में तुम्हें किसी तरीके का ऑब्जेक्शन है? वो कहता है कि किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है। तो केली अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उससे कहता है अगर ऐसा है तो चलो ठीक है। और जैसे वो उसको रिलीज करता है उसके अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर निकलता है जो कि काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग था और वो आसपास की पूरी पूरी जगह को कवर कर लेता है। ये देखने के बाद थियो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और जैसे केली आगे बढ़ना चालू करता है वो कहता है तो चलो इस चीज को शुरू करते हैं। थियो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कपारे चालू कर देता है और कहता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और केली उसको देखकर कहता है कि ये अभी तक मेरे प्रेशर को सह रहा है। सच में ये इसकी फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा कमाल की है और वो उससे कहता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम अभी भी खड़े हुए हो। तो ये सुनने के बाद थियो मुस्कुराना चालू कर देता है और कहता है कि क्योंकि जो मेरा स्ट्रेंथ स्टेट था वो पहले से 3 गुना बढ़ चुका है और ये सब उस रिवॉर्ड से मिला है जो कि मुझे ट्यूटोरियल को क्लियर करने की वजह से मिला था। द एक्सपीरियंस एलेक्सा उसका इस्तेमाल करके मुझे 5 लेवल्स मिल गई थी और उसका इस्तेमाल करते हुए जितने पॉइंट थे उन सभी को मैंने स्ट्रेंथ के ऊपर लगा दिया है और हम हमें दिखाते हैं कि जो उसकी लेवल है वो 7 पर आ चुकी थी और उसकी स्ट्रेंथ 52 पर आ गई थी। और ये काफी ज्यादा लिबरेटिंग सी फीलिंग है क्योंकि मैं ऑर्डिनरी रियल्म को छोड़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियल्म के अंदर कदम रख चुका हूँ, वो भी इतनी ज्यादा
स्ट्रेंथ के साथ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फादर की एक सिंगल स्ट्राइक को तो यहाँ पर रोक सकता हूँ। और जैसे केली अपनी स्ट्राइक लगाता है तो ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा बड़ा विशाल रूप ले चुका है, और जो उसकी स्ट्राइक होती है वो सभी को ऐसा लगता है जैसे बीच में से चीर रही थी। सभी लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान थे। स्काई ड्रैगन काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था, और जो लाइट होती है वो तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी। थियो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर में था और काफी ज्यादा घबराया हुआ था भी, और वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इसे देख सकता हूँ। और जैसे वो स्ट्राइक थियो के ऊपर लगती है, पूरा पूरा एरिना पूरी तरह तबाह हो जाता है और पूरी की पूरी जमीन नीचे की तरफ ढह जाती है। पूरे में पत्थर ही पत्थर और धुआं ही धुआं हो गया था। और अपनी एक स्ट्राइक के बाद केली मुड़कर वहां से जाना चालू कर देता है, और हमें दिखता है कि जो थियो था उसने इस चीज को विड्रॉ कर लिया था, यानी होल्ड बैक कर लिया था। इसकी वजह से केली ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया है कि मुझे एक काफी डिसेंट सा लड़का मिला हो, यानी एक बच्चा मिला हो। पर इसकी वजह से जो थियो की तलवार थी वो यहाँ पर पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गई थी। पर सभी लोग जो ये सब देख रहे थे, सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और कहा जाता है कि थियो ने अपनी इनोसेंसी को यहाँ पर प्रूव कर दिया है, वो भी अपनी विल से। इसलिए उसके ऊपर किसी भी तरीके की ट्रायल को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और हमें पता चलता है कि जो थियो था वो खड़े खड़े वहाँ पर बेहोश हो चुका था, और सिस्टम ने भी उसे यहीं पे ये क्वेस्ट दिया हुआ था, जिसकी रिवॉर्ड की वजह से उसे यहाँ पर इन्वेंट्री मिल जाती है, और साथ ही एक ब्लू की भी। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थियो अभी तक बेहोश था। अचानक ही उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। पर तभी उसकी जो माँ थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी। सिसिलिया उससे कहती है कि आखिरकार तुम उठ चुके हो, तुम खड़े खड़े ही बेहोश हो गए थे। और वो रोते हुए बड़बड़ाना चालू कर देती है कि तुम्हें पता है कि जब मैंने सुना था कि तुम्हारे फादर तुमसे लड़ने वाले हैं, तुम्हें कितनी ज्यादा हैरान हो गई थी। आखिर तुम्हारा हाथ कैसा है, क्या तुम्हें किसी तरीके की चोट तो नहीं लगी? और ऐसे ही और भी कई सारी चीजें। ये सुनने के बाद थियो उससे कहता है कि प्लीज माँ शांत हो जाओ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और साथ ही वो उससे पूछता है कि पर आखिर हम लोग कहाँ पर हैं? तभी दरवाजा खुलता है और डीमन ड्रैगन उसे बताता है कि क्लैन हेड के ऑर्डर से जो कैमेलिया पैलेस की फॉर्मल लेडी हुआ करती थी, एक्सियोर और डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस, उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। ब्लैक ड्रैगन उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब जो कैमेलिया पैलेस है अब वो तुम्हारा बन चुका है। और जो थियो का सिस्टम था उसका सिनेरियो अब यहाँ पर अपडेट हो चुका था, और उसे अब कैमेलिया पैलेस के अंदर की जो अनकवर सीक्रेट्स है उनके बारे में भी पता लगाना था। जिसके बाद हमें कैमेलिया पैलेस के नीचे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमिली काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो चिल्ला रही थी, और वो आकर कहती है आखिर मुझे ही क्यों, जो कि इस पैलेस की राइटफुल ओनर है, आखिर उसे यहाँ से फोर्सफुली क्यों निकाला जा रहा है, वो भी खुद की प्रॉपर्टी से। और ये कहकर वो गुस्से में जोर जोर से अपने पैर पटक रही थी। जो जो उसके सर्वेंट्स होते हैं वो उससे कहते कि प्लीज लेडी आपको शांत हो जाने की जरूरत है। वो बार बार उसे शांत कर रहे थे, और वहाँ पर एड और एक्सियोन भी खड़ा हुआ था। एड काफी ज्यादा गुस्से में एक्सियोन से कहता है, ये सुनकर वो कहता है कि हाँ। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए और काफी ज्यादा डरावनी सी आवाज में उससे कहता है कि तुम्हें थियो को मारना होगा। ये सुनकर एक्सियोन उससे कहता है कि जो अवेकनिंग सेरेमनी होगी उसके अंदर मैं उसका एक हाथ काटने के बारे में सोच रहा हूँ। पर ये सुनकर वो उससे कहता है कि नहीं, उसका सिर, तुम्हें उसका सिर काटना होगा। और ये कहते हुए वो सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, और एक्सियोन भी ये सब चुपचाप से सुन रहा था। जिसके बाद अब हमारा जो सीन है वहाँ पर कैमेलिया पैलेस के अंदर का होता है, जहाँ थियो कहता है कि चीजें बिल्कुल ये कंप्लीट डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं जिसके बारे में मैंने सोचा था। पर ये उससे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है जिसके बारे में मैंने कोशिश करी थी कि वैसा हो सके, और मैंने कैमेलिया पैलेस को ऑब्टेन कर लिया है, वो भी बिना अपने ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल किए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे एक और दूसरी अथॉरिटी भी मिल चुकी है, इन्वेंट्री। और वो उसके अंदर से एक एप्पल निकाल कर उसको खाना चालू करता है, और उसको खाते हुए कहता है कि मुझे सच में ऐसा नहीं लगता था कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल भी हो सकती है, पर सच में ये चीज काफी ज्यादा हैंडी है। जिसके बाद वो फिर से उसके अंदर हाथ डाल देता है और कहता है कि इसके अलावा एक और चीज है जो कि मैं देखना चाहता हूँ, ये ब्लू की। और वो कहता है कि ये चाबी, इस चीज में जरा सा भी डाउट नहीं है। और उसके सामने एक दरवाजा था जिसके अंदर से ब्लू लाइट निकल रही थी, जिसको देखकर वो कहता है कि जरूर इस जगह से जुड़ी हुई है। और वहाँ पर एक की होल बना हुआ था, और जैसे वो उस की को उसके अंदर लगाता है दरवाजा खुल जाता है। और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी केव थी, और सिस्टम उसे बताता है कि उसने पहली बार एक डंजन को ढूंढ लिया है, और एज अ रिवॉर्ड जो उसका एक्सपीरियंस होगा वो डंजन के अंदर जाकर डबल हो जाएगा। थियो ये देखकर कहता है कि एक केव, वो भी कैमेलिया पैलेस के अंदर, जरूर ये भी एक दूसरे तरीके का एक क्वेस्ट ही है। इस सब के अलावा सबसे जरूरी बात तो ये है कि मुझे इस चीज को क्लियर करना होगा, मैं बिल्कुल भी अपनी डबल एक्सपीरियंस को नहीं छोड़ सकता। पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो ये भूल ही गया था, मुझे इसके अंदर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जो उसकी इन्वेंट्री होती है वो उसके अंदर तलवारें भर लेता है, पूरी तरह उसको फुल कर लेता है। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो ठीक है, अब चलकर इसको चेक करते हैं। अब थोड़ी देर तक वो डिस्कवर करता है और धीरे धीरे कर आगे बढ़ता जा रहा था, और वो ऐसे ही करते हुए उस डंजन के काफी ज्यादा अंदर आ गया था। और वो अपने सामने की तरफ देखता है कि उसे वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सा खतरनाक सा वुल्फ दिखता है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा हैरान था। और वो कहता है कि ये वुल्फ के लिए कुछ जरूर से ज्यादा ही बड़ा है, ये तो ज्यादा बड़ा है जिससे इसको एक डिमोनिक बीस्ट कहा जा सके। और अचानक ही वो वुल्फ जंप करते हुए थियो के ऊपर हमला कर देता है, पर थियो अपनी शील्ड को आगे की तरफ करता है और उसके इस अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। पर उस चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, पर वो अभी भी उसे होल्ड कर रहा था। और वो कहता है कि ये सच में कुछ जरूर से ज्यादा ही ताकतवर है, पर मैं भी इतनी ज्यादा आसानी से स्ट्रेंथ की लड़ाई को नहीं हारने वाला। और ये कहकर वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने की कोशिश करता है, पर वो वुल्फ जल्दी से ये देखकर पीछे की तरफ जंप करते हुए इसे बच जाता है। इसकी वजह से थियो का वार यहाँ पर रह गया था, पर अचानक ही जो वुल्फ होता है फिर से वो अपना बड़ा सा
से मुंह खोलकर थियो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर थियो अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर कई सारे स्ट्राइक्स लगाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि इसका गला काफी ज्यादा मोटा है और ये काफी ज्यादा फास्ट है। मेरी आधी ताकत के अटैक्स इसके ऊपर जरा सा भी इंजरी नहीं दे रहे हैं। अब ये चीज तो पूरी तरह से श्योर हो चुकी है कि ये कोई ऑर्डिनरी सा वुल्फ तो नहीं है, ये जरूर उतना ही ताकतवर होगा जो कि डिमोनिक बीस्ट है डीमन सी के अंदर, जो कि नॉर्थर्न सी के भी वॉल के पीछे रहते हैं। और ये चीज इसकी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है, इसलिए इसको हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और अचानक जो वुल्फ होता है वो उसके ऊपर अपने क्लॉ से हमला करना चालू करता है। ये देखकर थियो जल्दी से नीचे की तरफ झुककर उसके ऊपर हमला करता है। साथ ही वो सोचता है कि अगर मैं उस तरीके की रे ऑफ लाइट को यहाँ पर रेप्लिकेट करता हूँ जो कि मैंने फादर का सामना करते हुए उसके सिंगल स्ट्राइक के अंदर देखी थी, जो कि किसी की भी सांसें रोकने के लिए और काफी ज्यादा कमाल की थी, एक प्योर व्हाइट एरा। और ये कहते हुए वो जंप कर उस वुल्फ के ऊपर स्ट्राइक लगाता है, पर इस अटैक की वजह से उसको कोई खास असर नहीं पड़ता, जिसके बाद वुल्फ जल्दी से पीछे की तरफ सरकते हुए भाग जाता है। ये देखकर वो कहता है कि बिल्कुल उसको कॉपी करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा उस सिंगल स्ट्राइक को, और अगर मैं इसको एक आसान भाषा में कहूँ तो एक सिंगल स्ट्राइक किसी को भी मौत दे सकती है। और अगर यही की है कि मुझे अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ एक सिंगल शॉट स्ट्राइक के ऊपर लगानी होगी, और ये सोचकर जो उसकी शील्ड होती है वो उसे वहीं पर गिरा देता है। और वो कहता है कि वो जरूर किसी तरीके का शॉर्ट स्किल होगा या फिर किसी तरीके का सीक्रेट आर्ट जो कि स्पीड से रिले करता है, जो कि मुझे एवलिन ने सिखाया था। और ये कहकर वो अचानक ही जंप कर वहां से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद जो वुल्फ होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज था और अचानक ही उसके ऊपर अटैक होता है और वो कहता है कि एक स्टैब, और ये अटैक सच में काफी ज्यादा कारगर होता है, जिसकी वजह जो वुल्फ था वो यहाँ पर रोर करना चालू कर देता है और हमें उसकी तलवार पर खून दिखाते हैं, क्योंकि जो वुल्फ था उसके अंदर से खून आ रहा था क्योंकि थियो ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी, इसकी वजह से उसके अंदर से खून बगर रहा था। थियो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा है ये काम कर रहा है, जिसके बाद वो वुल्फ फिर से काफी ज्यादा गुस्से में रोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगा था। ये देखकर थियो जंप करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, जिसके बाद हम एक टाइम लैब दिखाते हैं और 2 महीने के बाद का सीन होता है। फोर्थ ट्रेनिंग ग्राउंड में कई सारे लोग आए हुए थे जो कि थियो के साथ एक्सरसाइज करते हैं यानी प्रैक्टिस करते हैं। एक लड़का उससे कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर और भी कई सारे लोग आ गए हैं, तो उसके सामने खड़ा हुआ लड़का कहता है कि मुझसे ये मत कहना क्या हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड को स्विच करना होगा। तो वो कहता है कि जैसे सभी लोगों को ये पता चला है कि क्लैन हेड ने यंग मास्टर को वन स्ट्राइक सिखाई है, तो धीरे धीरे कर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि यहाँ पर उसे स्पा करना चाहते हैं। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि उससे कहता है कि हे लकी, और वो उसे चिढ़ाते हुए मैनर में कहता है कि आखिर तुम्हें ये कब पता चलता है कि आखिर जो तुम्हारा इनक्रेडिबल से यंग मास्टर है वो कब यहाँ पर आता है। इस चीज को 2 महीने हो चुके हैं, आखिर वो कहाँ पर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हर दिन ट्रेनिंग को भी मिस कर रहा है। मुझे लगता है कि वो डरपोक डर की वजह से भाग चुका है क्योंकि जो उसकी फेक स्टोरी थी वो पूरे में काफी ज्यादा फैल चुकी है। ये सुनने के बाद उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लड़का उन लोगों से आगे कहता है मुझे तो ये भी लगता है कि ये पूरी तरह से टोटली लाई है कि उसने ट्रायल्स को भी विन कर लिया है और इस चीज का तो कोई एविडेंस भी नहीं है, जरूर वो वहाँ पर मारा गया होगा। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच पड़ता है, जिसकी वजह जो उसकी मुंह की हालत थी वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी और जो अटैक था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसका एक दांत भी टूट जाता है और वो सरकते हुए जाकर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देख उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने इस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया। पर वहाँ पर जो सभी की आंखें थी वो काफी ज्यादा गुस्से में उसी की तरफ देख रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो लड़का उससे कहता है तुम्हारे ये घटिया से चेहरे, तुम लोग हमारे यंग मास्टर से बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। ये देखकर उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का उससे कहता है कि सेबिल, इस तरीके से तुम किसी की भी अपीयरेंस के ऊपर इस तरीके से कमेंट नहीं कर सकते। पर वो उससे कहता है कि छोड़ो, पर मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आखिर ये कमीने हर कभी यहाँ पर आ जाते हैं और मुसीबतें खड़ी करते हैं। पर तो देखो इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये यंग मास्टर की यहाँ पर बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सेबिल अपने जितने भी साथी होते हैं उन सभी से कहता है कि जल्दी से अपनी तलवारों को निकाल लो। और ये कहते हैं जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे यानी लड़के थे वो सभी अपनी तलवारों को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि अब वो यहाँ पर लोगों से जंग करने वाले थे। ये सुनने के जो दूसरी ड्रेस वाले लड़के होते हैं वो लोग भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल जरूर ये ड्रॉप आउट लूजर यहाँ पर अपनी मौत की इच्छा कर रहे हैं। पर तभी हमें वहाँ पर किसी को आता हुआ दिखाते हैं क्योंकि जैसे वो वहाँ पर आती है सभी लोगों की जो तलवारें थी वो पूरी तरह जम चुकी थी और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे क्योंकि वहाँ पर पूरा पूरा एरिना पूरी तरह बर्फ के अंदर जम चुका था और साथ ही जो उनकी तलवार और हाथ थे वो पूरी तरह से स्नो के अंदर कवर हो चुके थे। और अचानक ही उन सभी के बीच में एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जिसका नाम रे है। थियो के सपोर्टर्स ये देखने के बाद काफी सरप्राइज थे और वो कहते कि आखिर ये यहाँ पर कब आ गई, और वो लोग इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते थे कि ये रे रंगनाक है, नॉर्थ के 4 हॉर्न्स में से एक द फ्रॉस्ट सॉर्ड। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक लड़के को आता हुआ दिखाते हैं जो कि ये सब देखकर हंसते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी मुझे पीछे छोड़ने की हिम्मत भी कैसे हुई जब तुम यहाँ पर आकर मजे कर रही हो। और उसके पास एक काफी ज्यादा बड़ी तलवार थी जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक सा बारबेरियन लग रहा था और हम इसके बारे में बताते हैं कि ये भी नॉर्थ के 4 हॉर्न्स में से एक है द ब्लैक बियर और इसका नाम हकलेस है। और वो लोग ये देख और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर रे के अलावा हकलेस भी है जो कि यहाँ पर आ चुका है। 4 हॉर्न में से 2 यहाँ पर हैं। पर हकलेस उन लोगों को देखकर उससे कहता है तो केवल बस तुम लोग यहाँ पर हो, आखिर वो लस्टर टाइगर कहाँ पर है। ये सुनकर वो लोग काफी कंफ्यूज थे और वो कहते हैं कि क्या। ब्लैक बियर काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग बहरे हो चुके हो, मैंने कहा कि अगर
तुम्हारा वो लस्टर टाइगर कहाँ पर है? इस ट्रेनिंग ग्राउंड का यंग मास्टर। रे चुपचाप से उसकी ये बातें सुन रही थी और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर थियो के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। पर सीन शिफ्ट होता है और हम इस डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं कि जो थियो था वो वहाँ पर ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था। उसे बहुत बुरी तरीके से पसीने आ रहे थे और उसकी जो तलवार थी वो वहाँ पर भी टूटी हुई थी और हमें दिखाते हैं कि उसने अपनी लेवल अप कर ली थी और वो धीरे धीरे कर केव के अंदर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर हमें और भी ज्यादा दिखाया जाता है कि जो उसकी लेवल थी वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और ऐसे कई सारे पैनल्स थे जो कि वहाँ पर आ रहे थे और उसने यहाँ पर अभी तक 170 डिमोनिक बीस्ट को मार दिया था। और सच में जिस तरीके से वो एक डिमोनिक बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था और अब उसे इस डंजन का केवल एक ही बीस्ट था जिसको खत्म करना था। और हमें पता चलता है कि अब जो थियो की लेवल है वो लेवल 7 से लेवल 15 पर आ चुकी है। जिसके बाद थियो एक एलेक्सा को निकालता है और उसको पीना चालू कर देता है जिसकी वजह जो उसकी हेल्थ थी वो वापस रिस्टोर होने लगी थी। और वो कहता है कि अब तक तुम्हें पता नहीं कितनी बार मर चुका होता पर केवल यही चीज है जो कि मुझे अब तक बचा कर रखे हुए है। और ये बिगिनर्स हेल्थ पोशन था जो कि उसकी हेल्थ के जितने भी घाव थे उनको 10% से भर रहा था। और थियो सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि शुरुआत में तो ये चीज काफी ज्यादा रफ थी पर जैसे ही मेरी लेवल अप हो गई है ये चीज और भी ज्यादा आसान हो गई है। पर इस चीज में काफी लंबा समय लगा क्योंकि पहले ही 2 महीने हो चुके हैं। और वो देखता है कि अब डंजन में केवल एक ही बीस्ट है जो कि बचा हुआ है। ये देखकर वो कहता है कि केवल एक ही बीस्ट बचा है, इसका तब केवल यही मतलब है कि जो बॉस है वो अपीयर होने वाला है। और ये कहकर जो 5th फ्लोर होता है वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पर कई सारी सीढ़ियाँ थी, धीरे धीरे कर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और वो उस तलवार को देखता है जिसको देखकर वो कहता है कि अब ये चीज बिल्कुल भी काम की नहीं बची है, इसलिए वो उसे फेंक देता है और जिसकी आखिरी तलवार बची हुई थी उसे निकाल लेता है। और वो उस तलवार को देखते हुए कहता है कि अब केवल यही है जो कि मेरे पास बची हुई है। और ये एक सेरेमोनियल स्वॉर्ड थी जो कि उसे बर्थडे प्रेजेंट में मिली थी उसकी माँ की तरफ से। और वो कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में ऐसे कई सारे अफेक्शंस थे जहाँ पर वो मेरी अवेकनिंग सेरेमोनी के लिए ऐसी कई सारी चीजें लेकर आती थी पर मैं उन्हें कोने के साइड में फेंक देता था जिससे उनके ऊपर केवल जंग लगती थी। पर अब जब मैं इसको पहली बार काफी करीब से देख रहा हूँ तो लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी तलवार है जिसको व्हाइट स्नो स्टील से बनाया गया है। और साथ ही उसे देखते हुए उसे अपने पास्ट के बारे में याद आता है और हम उसके एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जो उसकी माँ थी उसके बर्थडे के लिए कई सारे गिफ्ट वहाँ पर लेकर आई हुई थी और कई सारे बटलर्स वहाँ पर बड़े बड़े गिफ्ट थे वो अपने हाथों में लेकर वहाँ पर आ रहे थे। सिलिसिया चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चे आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है और मैं आधी रात का वेट कर रही थी जिससे मैं तुम्हें ये सब दिखा सकूं। पर वो अपनी बात पूरी करती उससे ही पहले थियो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मॉम जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, अब मेरे पास जरा सा भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं है इस तरीके के बर्थडे प्रेजेंट्स के लिए। और आपको तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगी कि अच्छे इक्विपमेंट से किसी की ब्लड लाइन को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। और ये सब सुनने के बाद जो थियो की माँ थी वो पूरे से टूट गई थी और थियो इस सब को याद करते हुए कहता है कि अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आगे किस तरीके का केस हो, पर अब मैं कभी भी जो मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जिस तरीके की मैंने मिस्टेक्स करी थी मैं उनको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाला हूँ। और ये कहकर वो उस केव की जो एंट्रेंस होती है वहाँ पर पहुंच गया था। सिस्टम उसे बता देता है कि एक बॉस रूम है, एक डिमोनिक बीस्ट जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपीयर होने वाला है, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। और थियो भी उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि उसकी काफी ज्यादा लंबी पूंछ थी और काफी ज्यादा बड़े बड़े लंबे दांत, क्योंकि वो असल में एक ड्रैगन था जो कि वापस सो रहा था। जिसको देखकर थियो काफी सरप्राइज हो रहा था, नहीं ये काफी ज्यादा अच्छा है कि बस ये केवल लेसर डाकरे है। और साथ ही वो सोचता है कि कहा जाता है कि जो रंगनाज है वो ड्रैगन के डिसेंडेंट्स है और इस अजीब से क्वेस्ट के जो फाइनल बॉस है वो एक डीमन ड्रैगन है, पर ये बड़ी मुश्किल से एक ड्रैगन के अंदर कंसीडर होता है। पर छोड़ो, मुझे सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बस एक ही चीज है जिसके लिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, मुझे इसे हराना होगा जिससे मैं इस क्वेस्ट को यहाँ पर क्लियर कर सकूँ। पर वो उसके सामने खड़ा हुआ काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था और वो अपना पोज लेते हुए कहता है पर क्या मैं सच में इसे यहाँ पर हरा सकता हूँ क्योंकि ये एक तरीके का ड्रैगन है। और वो कहता है तो चलो सबसे पहले अपने फर्स्ट फ्लैश को इस्तेमाल कर देखते हैं, मैं इसकी उन डर्टी वुल्फ के सामने काफी ज्यादा पहले से प्रैक्टिस कर चुका हूँ और भले ये मेरे फादर के ड्रैगन फ्लैश जितना इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर अगर मैं अपने ड्रैगन हार्ट को पूरी तरह से मैक्सिमाइज तक यूटिलाइज करता हूँ तो मैं जरूर उसको काफी ज्यादा सीरियसली घायल कर सकता हूँ। और ये कहकर वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है ड्रैगन अपनी आंखें खोल लेता है और ये तलवार सीधे जाकर उसकी आंख में टकराती है जिसकी वजह से वो पूरी तरह खूना खून हो गया था और जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। थियो ये देखकर कहता है कि ये काम कर गया और अचानक ही वो अपनी तलवार से थियो के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर थियो काफी ज्यादा शॉक था और उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हुए कहता है मुझे ऐसा लगा था कि सीधे जाकर उसके दिमाग को आर पार कर देगा, पर देखकर ऐसा लगता है कि मेरा अटैक वहां तक नहीं पहुंच पाया, पर अब मैं इस चीज की पूरी पॉसिबिलिटीज को देख पा रहा हूँ। और जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ रोर कर रहा था। थियो अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर एक सीक्रेट टेक्निक जस्टर्स फुटवर्क को इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर कई सारे ब्लेड से अटैक करता है जिसकी वजह से उसके शरीर पर काफी ज्यादा घाव हो गए थे। और ये करते हुए थियो कहता है कि मैं जरूर इस तरीके से यहाँ पर जीत सकता हूँ अगर मैं केवल अपनी नॉर्मल अटैक से इसको पहले डिस्ट्रैक्ट करता हूँ जिसके बाद मैं इसके वीकर पॉइंट्स के लिए जाता हूँ तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। पर तभी वो ड्रैगन अपने एक स्किल को इस्तेमाल करने के लिए रोर करता है जिससे वो फियर फैल जाता है मोमेंट्स ऑफ द बैटलफील्ड। और जिस तरीके से वो ड्रैगन थियो को देख रहा था उसका जो डर का परसेंटेज था वो 10% से बढ़ रहा था। थियो ये देखकर कहता है कि नहीं, मेरी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर रही, ऐसा लगता है कि मैं अपनी जगह पर अटक चुका हूँ। इसकी वजह से जैसे ही वो अटैक करता है वो इससे
बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और वो अपने जो हाथ होता है उससे ही उसको यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से थियो को काफी ज्यादा तेज इम्पैक्ट पड़ता है और वो सरकते हुए बहुत दूर जाकर गिरा था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है और पूरे में धुआं धुआं हो गया था। अब जैसे ही धुआं छटता है तो हमें दिखता है कि जो थियो है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है और उसके सिर से काफी ज्यादा खून आ रहा था और उसे उठते भी नहीं बन रहा था। वो कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये किस वजह से बॉस है और ये चीज काफी ज्यादा बुरी होगी अगर मैं इसको फिर से इस तरीके से कुछ करने देता हूँ। वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ रहा था और वो थियो के ऊपर हमला करने वाला था। ये देखकर थियो जंप करते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है मुझे जल्दी से इसकी वीक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना होगा जिससे मैं इसको जल्दी से खत्म कर सकूं। और जिस तरीके से वो ड्रैगन आगे बढ़ता आ रहा था उसको देखकर वो कहता है और एक ड्रैगन का जो वीक पॉइंट होता है वो असल में उसके गले के नीचे का हिस्सा होता है, इसलिए जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है अचानक थियो जल्दी से नीचे की तरफ झुककर उसके गले की तरफ बढ़ता है और उसके गले के ऊपर अपने पॉइंट करते हुए तलवार से उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने रिवर्सल स्क्रैच का इस्तेमाल करता है। और इस स्किल की वजह से जो उसकी तलवार होती है वो ड्रैगन के स्किल को तोड़ते हुए उसके आर पार चली जाती है और इसकी वजह से जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो गया था और जो थियो होता है वो अपनी तलवार को बहुत बुरी तरीके से उसकी छाती के अंदर और बहुत बुरी तरीके से धसाता जाता है। इसकी वजह से जो उसका स्किल था वो बहुत बुरी तरीके से क्रश होने लगा था और धीरे धीरे कर वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल होने की वजह से यहाँ पर आखिर में मारा जाता है। और थियो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये काम कर रहा है, पर अचानक उस ड्रैगन के मरने से पहले हमें उसकी काफी ज्यादा खतरनाक सी आंखें दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से थियो काफी ज्यादा घबरा गया था। जिसके बाद सीन फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ब्लैक बियर रे से कहता है कि आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा। थियो सबसे पहले यहाँ पर आखिर मुझसे लड़ेगा, पर जो रे होती है वो उससे कहती है कि लूजर्स को इन सबसे काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। वो उससे कहता है कि इस चीज को 3 साल हो चुके हैं और जो स्किल्स है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं और 3 साल कुछ जरूरत से ज्यादा ही जिसमें वो गैप पूरी तरह से कवर हो चुका होगा। पर रे उसको देखकर उसे कहती है कि तुम अभी भी एक लूजर हो। ये सुनने के बाद ब्लैक बियर को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तो चलो ठीक है, तो चलो हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ एक डुएल करते हैं, जो यहाँ पर जीतेगा वो थियो का सामना करेगा। और ये कहकर वो अचानक ही रे के ऊपर हमला कर देता है, पर रे काफी ज्यादा आसानी से उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेती है और उसे यहाँ पर इस चीज की वजह से बिल्कुल भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था या फिर ये कहना चाहिए बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। और दोनों ग्राउंड के लोग ये देखकर काफी हैरान थे और कहते कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, पर सच में काफी ज्यादा स्कैरी है। पर अब जैसे रे ब्लैक बियर के ऊपर हमला करने वाली होती है हमें दिखाता है कि उन दोनों के बीच में रीमिंग आ गया था, जिसने उन दोनों की अटैक्स को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया था और इस चीज ने उन दोनों को सरप्राइज कर दिया था। और रीमिंग उन लोगों से कहता है अगर तुम दोनों तबाही मचाना चाहते हो तो जाकर कहीं और जाकर मचाओ, ये डोम यंग मास्टर थियो का है और मैं तुम दोनों को यहाँ पर किसी भी तरीके की तबाही मचाने नहीं दूंगा जब यंग मास्टर यहाँ से काफी ज्यादा अलग है। ये देखने के बाद ब्लैक बियर काफी गुस्से में उससे कहता है कि रीमिंग तुमने काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग पर यहाँ पर आए हो, मैं तुमसे भी यहाँ पर लड़ना चाहता हूँ। ये देखकर वो उससे कहता है कि अभी अभी मैं तुमसे कुछ कहा, क्या तुमने वो नहीं सुना। पर अचानक ही उन सभी को एक काफी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग से ऑरा महसूस होना चालू होता है, जिसकी वजह से आसपास का पूरा एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुका था और वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो कहते कि आखिर किस तरीके का क्लियर इंटेंट है। और जैसे वो साइड में देखते हैं तो थियो वहाँ पर आ चुका था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यानी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से किलिंग इंटेंट निकल रहा था और इसका एक काफी ज्यादा खतरनाक सा प्रेशर था जो कि उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से डरा रहा था। ये देखकर रीमिंग कहता है कि सच में काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग प्रेशर है, आखिर वो जो ये ट्रेनिंग कर रहा था आखिर उसके अंदर क्या हुआ है। रे भी उसको देखकर थोड़ी सी हैरान थी और ब्लैक बियर भी उसको देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था और वो उससे कहता है कि थियो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। और थियो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था क्योंकि थियो ने अपने स्किल लेसर डार्क रे के फेयर को इस्तेमाल किया था कवर द बैटलफील्ड। पर आखिर ये कैसा हुआ उसके लिए हमें थोड़े से पहले जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें फिर से भाई ड्रैगन दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, पर अचानक ही वो अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ पर हार मानकर गिर जाता है क्योंकि वो यहाँ पर मारा जा चुका था। उसके मर जाने के बाद थियो काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसके ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया था। सिस्टम उसे बताता है और कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि उसने यहाँ पर लेसर डार्क रे को हरा दिया है। और थियो कहता है कि जब मैं शुरुआत में इसके ऊपर अटैक किया था मैं सच में यहाँ पर रिवर स्केल को टच कर दिया था, मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर खत्म होने वाला हूँ। और अब वो काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो उसी के ऊपर जाकर लेट जाता है और कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है कि जो इन्फो मेरे पास है वो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि जो इसका स्किल था वही इसका एक वीक पॉइंट था। इसके बाद उसके पास इस ड्रैगन का टूथ और एक क्लॉ आ जाता है और उसे बताया जाता है जो ड्रैगन का टूथ है वो एक तरीके का मटेरियल है जो कि वेपन्स को एनहेंस करने में काम आएगा। और थियो इसके बारे में जानने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मुझे इस तलवार को यहाँ पर रिपेयर करने में इसकी मदद लेनी चाहिए, वैसे भी मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि माँ के द्वारा दिया हुआ था और इस ड्रैगन को हराने में सच में काफी ज्यादा बेकार हो गया है। और तभी थियो के सामने एक और पैनल आता है कि उसने एक स्किल को ऑब्टेन कर लिया है जैसे डाकरे के फेयर को। ये देखकर वो काफी हैरान था और वो कहता है कि किल, और फिर वो उस किल को देखता है जिसको देखकर वो कहता है क्या ये ड्रैगन की किलिंग इंटेंट है। पर मैंने सुना था कि जो केवल चूजन वन ही होते हैं वही बस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि मुझे इस तरीके का मौका मिलेगा कि मैं कभी किसी स्किल को इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर फिर वो उससे कहता है कि सब के बाद भी, पर फिर वो अपने पूरे इक्विपमेंट्स को अंदर रखते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सब के बाद भी इसको इस्तेमाल कर पाऊंगा क्योंकि रंगनार के अंदर ऐसे कई सारे लोग जो कि काफी ज्यादा बड़े पावर हाउस की तरह है। और अब उसने कैमेलिया पैलेस का जो डंजन था उसे यहाँ पर क्लियर कर लिया था
था। जिसके बाद अब वो जैसे ही बाहर आता है तो वो कहता है कि अब चीज को काफी लंबा समय हो गया है और अब वो पूरा से रिलैक्स था और वो कहता है कि जो मेरा ये क्वेस्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, बस अब केवल एक ही चीज है जो कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ। और उसे यहाँ पे एक रिवॉर्ड के तौर पर एक कंपास टाइप का मिला हुआ था। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज था और वो कहता है कि एक नेक्स्ट कंपास, आखिर ये क्या चीज है, क्या ये मेरे नेक्स्ट क्वेस्ट से किसी तरीके से रिलेटेड है। पर फिर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उसको अपनी इन्वेंट्री के अंदर रख देता है और कहता है कि मैं सबके बारे में बाद में देखूंगा, पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज केवल अभी एक ही चीज है जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। मैं काफी थक चुका हूँ तो मैं बस जाकर अपने रूम में आराम करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो झूलते हुए अपने रूम की तरफ ही बढ़ रहा था, पर तभी एक सर्वेंट वहाँ पर भागते हुए आते हैं जो कि उसको कहती है कि यंग मास्टर तो आप आखिर यहाँ पर हैं, एक अर्जेंट चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। थियो ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और जैसे वो सर्वेंट उसकी हालत देखते हैं तो वो उससे कहती है कि यंग मास्टर आखिर आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई। ये देखकर थियो उससे कहता है कि सबके बारे में छोड़ो, आखिर क्या हुआ है। तो वो उससे कहती है तो वो उसे बताती है कि 4th ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर काफी ज्यादा कुछ गड़बड़ हो रही है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो कहता है कि मैटर, और उसकी केवल कुछ ही देर के बाद थियो वहाँ पर अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उन सभी के सामने आ गया था और वो सच में काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे आराम करना है। और वहाँ पर ऐसे कई सारे लोग थे, उसके किलिंग इंटेंट की वजह से उनके मुंह से फंसूकर आ रहा था और वो लोग बेहोश हो गए थे। ब्लैक बियर भी उन सभी की कंडीशन देख रहा था कि उन लोगों को यहाँ पर खड़े होने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये देखकर वो मुस्कुराना चालू कर देता है और कहता है कि सच में एक काफी ज्यादा कमाल का किलिंग इंटेंट है जो कि तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। और हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था, मुझे शुरुआत से ऐसा लगा था कि तुम एक काफी ज्यादा मजेदार हो और अब थियो तुम मेरे हो चुके हो। तो चलो देखते हैं कि आगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और ये कहकर वो अचानक ही जंप करते हुए थियो के ऊपर हमला कर देता है और उसकी जो स्ट्राइक होती है वो सच में काफी ज्यादा डेडली और काफी ज्यादा खतरनाक होती है। पर जो थियो होता है वो काफी ज्यादा आसानी से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसे काफी ज्यादा पीछे की तरफ फेंक देता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। ब्लैक बियर भी ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है कि जो मेरी स्ट्राइक थी उसने यहाँ पर उसको इतने ज्यादा आसानी से रिफ्लेक्ट कर लिया। और थियो भी काफी हैरान था जो कि बिल्कुल नशे में जैसा था, उसे यहाँ पर काफी ज्यादा नींद आ रही थी, पर वो भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर लिया। पर ब्लैक बियर जल्दी से अपने आप को फिर से बैलेंस करता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि इतनी ज्यादा आसानी से मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला। और वो काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। और हमें ब्लैक बियर के बारे में बताया जाता है कि जो नॉर्थ के 4 हॉर्न्स हैं उसे उन चारों में सबसे ज्यादा वीकेस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो कभी भी किसी के सामने नहीं आता और न ही वो बिल्कुल किसी भी तरीके से किसी चीज में ज्यादा स्मार्ट है। पर हमें दिखता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ थियो के ऊपर हमला करते हुए कहता है तो अब इसको रोक कर दिखाओ। और हमें आगे बताया जाता है कि इसके अलावा ये लाके क्लैन का एक मेंबर है जिसको कभी भी स्ट्रेंथ के टर्म्स में आउटकम नहीं करना चाहिए। पर अभी जो हकलिस की सोर्ड थी उसे यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से रोक लिया गया था। थियो बड़े ही आराम से उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा आसानी से पीछे की तरफ फेंक कर उसके ऊपर अपने सिंगल स्ट्राइक से अटैक करता है। इसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान था, ब्लैक बियर भी काफी ज्यादा हैरान था। और थियो साथ में सोचता है कि मैंने इसे काफी ज्यादा आसानी से परे कर दिया और यहाँ पर काउंटर भी किया है। सच में जो मेरी लेवल अप है वो काफी ज्यादा वर्थ इट है। और ब्लैक बियर का जो पेट था वो काफी बुरी तरीके से कट गया था और उसके मुंह से खून आ रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर गिर गया था और पूरे में खून खून फैल गया था और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थियो ये देखकर कहता है कि और आखिर में मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला, पर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर स्विंग किया था। और थियो ये देखकर कहता है कि आखिर में मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ, पर मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर स्ट्राइक लगाया था। पर ये काफी ज्यादा अच्छा है कि हरक्लिस है, पर ये काफी ज्यादा अच्छा है कि ब्लैक बियर है जो कि अपने टफनेस के लिए ही जाना जाता है। इसी वजह से ये केवल बस यहाँ पर बेहोश हुआ है। और जो थियो के सपोर्टर्स होते हैं वो ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जोर से चिल्लाना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल हमारे यंग मास्टर ने ब्लैक बियर को यहाँ पे एक स्ट्राइक कर हरा दिया जो कि 4 हाउस में से एक है। थियो उन लोगों से कहता है कि जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ब्लैक बियर अभी भी जिंदा है और काफी ज्यादा अच्छा है। पर अचानक ही जो उसकी तलवार होती है उसके ऊपर क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं और जो उसकी तलवार थी अचानक ही सभी लोगों के सामने टूटकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर थियो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ देखते हुए कहता है कि नहीं, ये तलवार मुझे मेरी माँ ने दी थी। पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जैसा हमें यंग मास्टर थियो से एक्सपेक्ट करना चाहिए था, उन्हें केवल एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर अपनी तलवार को तक तबाह कर दिया। पर ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है एक बार आखिर इस चीज में खुश होने की क्या बात है। और रेमिंग और रे दूर से ये सब देख रहे थे और हमें रे को दिखाते हैं जो कि इस चीज को काफी गौर से देख रही थी। जिसके बाद हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थियो उसके सामने खड़ा हुआ था और वो उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम इस तरीके से सर्दी के अंदर इस तरीके से क्यों घूम रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पर ठंड नहीं लग रही। इसलिए थियो उसे एक मफलर देते हुए कहता है तो बता तुम्हें कैसा लग रहा है अगर मैं तुम्हारे गले के आसपास इसे यहाँ पर फैला देता हूँ। पर वो उसको देखकर कहता है ऐसा लगता है कि अभी भी तुम्हें काफी ज्यादा ठंड लग रही है, इस चीज से बिल्कुल भी काम नहीं बन रहा। इसलिए वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है तो चलो अभी के लिए तो मेरे घर चलो और जैसे ही बर्फ गिरना बंद हो जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और असल में ये कोई और नहीं रे थी जो अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और वो थियो को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश थी और मुस्कुरा रही थी। जिसके बाद अब रे भी वहाँ से मुड़कर जाने लगी थी और रेमिंग उसको देख रहा था और वो कहता है कि अभी अभी ये यहाँ पर मुस्कुरा रही थी, क्या रे ने यहाँ पर एक मुस्कुराहट दी। जिसके बाद हमें कैमेलिया पेरेज की शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थियो को काफी अच्छे तरीके से तैयार किया गया
गया था और साथ ही उसे बर्थडे कैप भी पहनाई गई थी। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उसे लस्टर टाइगर का जो टाइटल था वो मिल चुका था। इसलिए जो उसके सर्वेंट थे वो काफी ज्यादा खुश थे और ताली बजाते हुए कहते हैं कि सच में आपको एक काफी ज्यादा अच्छा टाइटल लस्टर टाइगर का टाइटल मिला है। और वो कहते हैं कि आपने काफी ज्यादा कमाल का काम किया है, इसी वजह से आपको ये टाइटल लस्टर टाइगर मिला है। आप काफी लंबे समय से काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे थे और अब बस लगातार आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा जब तक आपकी अवेकनिंग सेरेमनी कंप्लीट नहीं हो जाती। आप ऐसा कर सकते हैं। और अचानक सिलिसी वहाँ पर काफी ज्यादा खाना लेकर आ जाती है जो कि कई सारी चीजें बड़बड़ाना चालू कर देती है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है और लगातार अपनी चम्मच भर भर कर उसको खिलाती जाती है। ये देखकर जो थियो होता है वो उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो उसकी सुनने के लिए तैयार थी ही नहीं। वो लगातार न जाने क्या बड़बड़ाई जा रही थी और वो ऐसी कई सारी चीजें जिसके बारे में अब बोल नहीं सकता क्योंकि इसके बारे में बोलते बोलते ही 2 मिनट हो जाएंगे। पर हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उसके खिलाने की वजह जो थियो था उसका मुंह यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से भर गया था और वो चाहकर भी उसको नहीं रोक पा रहा था। और सच में ये काफी ज्यादा फनी है। पर थियो अपनी माँ को इस तरीके से खुश देखकर अचानक उसके दिमाग में फिर से वही सब सीन आना चालू हो जाता है जहाँ पर उसने अपनी माँ को मरा हुआ देखा था और वो सीन जहाँ पर वो अपनी माँ को इग्नोर कर रहा था। पर जैसे तैसे कर वो अपनी माँ को रोकता है पर फिर इसीलिए वो पूरा चिकन खा लेता है। फिर वो अपनी माँ को वो तलवार दिखाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी और साथ ही हम उसको वो पेट दिखाते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा फनी लग रहा था। पर वो बस उसकी माँ के प्यार की वजह से ही है। थियो काफी ज्यादा घबराते हुए उसकी माँ को बताता है कि ये ट्रेनिंग करते समय टूट गई और वो माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये काफी ज्यादा कमाल की सोच थी जो कि आपने मेरे बर्थडे पे मुझे दी थी। पर जो थियो की माँ थी वो गुस्से में चिल्ला रही थी कि वो ओल्ड मैन उसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनने के बाद थियो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और उसने कसम खाकर बोला था उसकी वजह से उसने ये मुझे दी थी कि ये व्हाइट स्नो स्टील और एमरिल स्टील वुड से बनी है इसलिए कभी भी नहीं टूटेगी। थियो ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज था और वो कहता है क्या स्टील वुड जो कि नॉर्थन के जाजी जंगल से आती है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल, और उसने कहा था कि इसके अंदर केवल रेयर और काफी ज्यादा प्रीशियस मटेरियल्स को इस्तेमाल किया गया है। पर हम लोग ये देख ही सकते हैं कि उसने काफी ज्यादा झूठ बोला था क्योंकि अगर उसने जो भी बोला होता वो पूरी सच होता तो ये इतनी ज्यादा आसानी से तो नहीं टूट सकती थी। जिसके बाद थियो हमें उस आयरन वुड के बारे में बताता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है जो कि एक प्लांट के अंदर से निकलती है और वो खुद के आयरन को खाने के बाद बढ़ता है और इसे काफी ज्यादा रेयर मटेरियल भी माना जाता है क्योंकि जो उस लकड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जिसके अंदर से वो स्टील को निकाला जाता है। और थियो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये काफी ज्यादा अच्छी तलवार है पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतनी भी ज्यादा महंगी हो सकती है। पर आखिर उन्हें इस तरीके की सोट कहाँ से मिली होगी। इसलिए सिली से चिल्लाते हुए कहती है कि बिल्कुल मैं सबको नहीं सहने वाली, मैं उसे जाकर कहूंगी और पूरी एक्सप्लेनेशन लूंगी और इस बार मैं उससे कहूंगी कि वो मुझे और भी ज्यादा अच्छी तलवार दे जो कि मेरे लड़के के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो। पर थियो उसको रोकते हुए कहता है कि ठीक है मैं एक दूसरी तलवार को इस्तेमाल कर लूंगा। पर वो उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अब ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि आखिरकार तुम्हारे ट्रू वर्थ को देखने के लिए आने वाले हैं। इसलिए अब हम लोगों को और भी ज्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए इस फैक्ट के लिए कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसके अलावा जो अवेकनिंग सेरेमनी है उसके लिए 1 हफ्ता भी नहीं बचा हुआ है इसलिए हमें लोगों को इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। और इस तरीके से अपनी माँ को अपनी चिंता करता हुआ देखकर थियो को सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उससे आगे कहती है कि मैं चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती कि तुम उस सेरेमनी के अंदर एक बेकार सी ओल्ड तलवार को लेकर घूमो। जिसके बाद वो उससे कहती है कि चलो हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं तो चलो हम लोग तुरंत ही वहाँ पर चलते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि अगर हम लोग कहाँ जाने के बारे में कह रहे हैं तो जो सिलिसी होती है वो उससे कहती है हम लोग वेंटेरा के सबसे ज्यादा बेस्ट वर्कशॉप के अंदर जाने वाले हैं, द बस क्वी वर्कशॉप। और हमें देखने के बाद पता चलता है कि वो सच में काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा विशाल वर्कशॉप है। फिर हमें इस वर्कशॉप के बारे में बताया जाता है कि वेंटेरा की 3 सबसे ज्यादा बड़ी वेपन वर्कशॉप में से एक है। और इसके अलावा जो वर्कशॉप का जो फ्रेम है वो काफी ज्यादा बड़ा है जो कि इस चीज को रिवील करता है कि जो ये फैक्ट्री है वो इस चीज के ऊपर जरा सा भी मैटर नहीं करती। पर जो ये वर्कशॉप है जो कि सबसे ज्यादा इस चीज के लिए मानी जाती है वो उसका मास्टर है, एक ऐसा इंसान जिसको एक स्पेशल रैंक की कैटेगरी दी गई है और एक ऐसा ब्लैक स्मिथ जिसको टाइटल मिला हो मास्टर क्राफ्टमैन का। रगनार के अंदर केवल ऐसे 2 ही लोग हैं जो कि इस तरीके के टाइटल को होल्ड करते हैं। और इसके अलावा उन्हें जाना जाता है द एल्फ ऑफ द कैपिटलिज्म इनकारनेट के लिए, द ड्रीमन क्राफ्टमैन कर्सन। और कर्सन उसको देखकर कहती है तो जरा देखो तो कि आखिर यहाँ पर कौन आया है। और थियो उसको देखकर सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके किसी टाइकून से मिलूंगा पर आखिर मेरी मॉम इस डीमन क्राफ्टमैन को कैसे जानती है। पर सिली से इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने अभी तक स्मोक करना बंद नहीं किया है मॉम। थियो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि रुको। पर ये सुनकर वो कहती है कि मॉम मुझे माफ करना मेरे डियर कस्टमर, पर जो हमारा रिलेशन था पेरेंट्स का और चाइल्ड का वो उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम यहाँ से भाग गई थी। थियो ये देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि जो मेरी मॉम है वो एक अनाथ है और उनकी फैमिली का कोई भी नहीं बचा है, पर तुम मुझसे ये कह रहे हो कि एक हाई एल्फ किर्सन वो मेरी माँ की माँ है। रुको, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक क्वार्टर एल्फ हुआ? तो अच्छा यही वजह है मेरे डैशिंग लुक्स के। और ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है। किर्सन उससे कहती है तो मुझे बताओ आखिर मेरे डियर कस्टमर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो जो कि कभी भी यहाँ पर नहीं आती। तो सिली थी उसकी तरफ तलवार को फेंकते हुए कहती है कि मैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए आई हूँ। और किर्सन ये सुनकर कहती है क्या डिफेक्टिव? मेरे पास किसी तरीके की शब्द नहीं है, पर आखिर तुम मेरी तलवार को इस तरीके से कहने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? मैंने खुद से इस तलवार को बनाया है। पर वो भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि जैसे वो
तलवार को निकालती है वो ये देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि जो तलवार थी वो टूट चुकी थी।